अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा जो आज का सेशन है, जैसे कि मैं आपको नज़र आ भी रहा होगा कि ये एक लेंथी सेशन है। इट इज़ मैराथन सेशन ऑन सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। और इसके अंदर जो है मैंने ये कोशिश की है कि जो ड्यूरिंग माय कोर्स मैं जो टीचिंग करता रहा हूँ, स्पेशली जो पावर अटॉर्नी का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें जितने मेरे लेक्चर्स जो हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर्स के हवाले से हैं उनको एक ही जगह इकट्ठा करके एक्सप्लेन करूँ अपने स्टूडेंट्स को, ताकि ख़ास तौर पे वो इस मटेरियल को यूज़ करें फॉर देयर मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर कोई और भी जो है वो सिंगल फेज एंड कंट्रोल रेक्टिफायर्स को स्टडी करना चाह रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो भी उनके लिए भी एक यूज़फुल मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर मैं डिफरेंट टैग्स ऐड कर दूँगा, और उन टैग्स का मकसद यही होगा कि जो जहाँ से भी इसको देखना चाहे या पढ़ना चाहे वो वहाँ से देख सके। तो वो वीडियो टैग्स जो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो वहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं स्टार्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ करूँगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे चाहिए अपनी इस पूरी एक्सप्लेनेशन को बनाने के लिए, तो वो आप साथ साथ देखते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको अगर एक ब्लॉक डायग्राम की सूरत में हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इन ए वेरी सिंपल ब्लॉक डायग्राम हम इसको समझा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आप 3 ब्लॉक्स जो हैं वो लेते हैं, तो ये ओनली 3। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से ये रिलेट करते हैं। इस एनालॉजी को अपने जहन में रखिएगा। जितनी भी हमारी स्टडी होगी आप देखेंगे कि ये तमाम एनालॉजी जो है ये थ्रू आउट यूज़ होती है। और जितना मैं ये कहता हूँ कि जितनी इस बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट के जहन में बनती चली जाती है, उसके लिए इस कोर्स को समझना और इसके हवाले से काम करना बहुत आसान होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अमूमन जो अक्सर व बेशतर इस कोर्स के अंदर होता है कि क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि बहुत कन्वर्टर्स हैं, फिर उनमें वेरिएशंस होती हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ना ट्रैक लूज़ कर देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें अपने जहन में रखेंगे फिर इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टार्ट करें तो ये फ्रेमवर्क अपने शुरू की पेज पे बना लेते हैं, अपनी नोटबुक पे बना लेते हैं। तो दिस फ्रेमवर्क गोइंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट ऑल द कन्वर्टर्स। जितने भी हम कन्वर्टर्स पढ़ेंगे वो सब में ये चीज़ जो है इसी तरीके से कैरी ऑन करेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि रेक्टिफायर्स बल्कि चॉपर्स, इन्वर्टर्स और फिर जो हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं, हर एक के केस के अंदर ये नॉलेज या ये फ्रेमवर्क यूज़ होगा। ठीक है, तो लेट अस सी कि ये क्या फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में आपके पास जो है सोर्स है। ठीक है, यू हैव सोर्स एंड यू हैव अ लोड, और इन इन बिटवीन जो है आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है। दैट्स इट। तो सोर्स जो है वो आपको बेसिक पावर प्रोवाइड करता है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर वो जो पावर है वो आपके लोड को प्रोवाइड करता है। अब सोर्स क्या हो सकता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन में अगर देखा जाए तो सोर्सेज बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक को हम एसी सोर्सेज कहते हैं और एक को हम डीसी। या तो सोर्स जो है वो आपका एसी सोर्स होगा या एक डीसी सोर्स होगा। एसी और डीसी बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और वो सारों को पता ही होती है कि नॉर्मली बेसिक सर्किट्स के कोर्सेज में आपको हाईलाइट किया जाता है कि डीसी सोर्स क्या होता है, जिसे हम लोग एक बैटरी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक एसी सोर्स है वो हमारे पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घरों में जो यूटिलिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसको हम एसी सोर्स के तौर पर, जैसे साइनोसाइडल एसी सोर्स ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। ठीक है जी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। लोड्स जो क्या होते हैं? लोड्स जो हैं हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम इस डोमेन में रहते हुए देखें तो नॉर्मली हम 5 टाइप्स ऑफ लोड्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं। उसमें सबसे पहला जो लोड है दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिव लोड।
रेजिस्टिव लोड बहुत कॉमन है, आप देख सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल होती है वो इनकैंडेसेंट बल्ब्स, जो बहुत पुराने बल्ब्स होते थे, वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। उनको एज ए रेजिस्टिव लोड लिया जा सकता है। टंगस्टन वायर के आपके पास होते थे और उसके अंदर से आप जब इलेक्ट्रिकल करंट पास करते थे तो वो ग्लो करते थे, हीट डेवलप भी करते थे, उनको रेजिस्टिव लोड्स कहते हैं। सेकेंड वी हैव इंडक्टिव लोड्स, यानी ये आपके पास आर है, इंडक्टिव लोड्स है वो आपके पास एल है। आपके पास ये जो है ये सेकंड है। प्योर इंडक्टिव लोड्स होते हैं आपके पास, हो सकता है कोई कॉइल्स हों, इसमें इंडक्शन कॉइल्स जो हैं हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाती हैं, कन्वेंशनली वो भी बहुत यूटिलाइज किया गया है, तो वो हो सकते हैं। उसमें प्योर सिर्फ आपके पास जो इंडक्टेंस होती है। थर्डली आपके पास इसका कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम आर एल लोड कहते हैं। इसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड बहुत अच्छा बिहेवियर के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें जो सबसे अहम टाइप्स इसमें जो आप ले सकते हैं कि वो एक वाइंडिंग की होती है, मोटर की वाइंडिंग जो अमूमन रेजिस्टिव भी होती हैं और इंडक्टिव भी होती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप डीसी मोटर्स के हवाले से बात करें या डीसी मशीन्स के हवाले से बात करें तो उसके अंदर जो है आपने अक्सर देखा होगा जो ख़ास तौर पे उनका फील्ड का स्ट्रक्चर होता है उसको एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स पढ़ा हुआ तो वहाँ पर जो है आपने इसको ज़रूर देखा होगा। फोर्थली जो है आपके पास जो है इसी जो चीज़ है आर ई लोड कहलाता है। नाउ दिस इज रेजिस्टिव प्लस आर ई लोड। ई जो है इसे डीसी सोर्स, यानी ई जो होता है आपके पास ये एक डीसी सोर्स होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो है आपके पास एक्टिव लोड्स आ जाते हैं, तो ऊपर आपके पास 3 लोड्स थे वो पैसिव नेचर के लोड्स थे, और ये जो अब लोड्स में बात कर रहा हूँ रेजिस्टिव प्लस डीसी सोर्स यानी रेजिस्टेंस प्लस डीसी सोर्स की बात कर रहा हूँ, दिस इज एन एक्टिव लोड। रेजिस्टेंस प्लस डीसी सोर्स में अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बैटरी चार्जिंग आ सकती है, जिसके अंदर हमने एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के तौर पे आर यूज़ किया हुआ हो जो कि करंट को लिमिट कर रहा हो, और हमारे पास बैटरी है जिसकी हम चार्जिंग कर रहे हैं, तो वो जो है वो इसके तौर पे ली जा सकती है। डीसी सोर्स जो है वो एक बैटरी हो सकती है। ये आर ए लोड हो गया। और फिफ्थली हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, दैट इज आर एल और ई। अगर इसमें हम देखें तो इसमें डीसी मोटर को जो है लिया जा सकता है। डीसी मोटर जो है वो इसकी बहुत खूबसूरत एग्जांपल है जिसके अंदर ये बिहेवियर होता है कि वो रेजिस्टेंस भी होती है, इंडक्टेंस भी होती है और ई की भी होती है। और इसका अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स स्टडी किया हो तो डीसी सीरीज़ मोटर जो है उसका स्पेसिफिकली जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये तीनों जो चीज़ें हैं अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर हम उसको भी देंगे एज ए लोड के तौर पर, हम उसको भी देखेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने बुनियादी जो बेसिक आपका था पावर कन्वर्टर उसकी तो बात ही नहीं की, वही सबसे अहम है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पावर कन्वर्टर्स को स्टडी करते हैं, और इसकी स्टडी के लिए जो सबसे अहम है वी नॉर्मली स्टडी देयर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हम लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं। फॉर एवरी टाइप ऑफ कन्वर्टर वी हैव, हमारे पास कुछ पावर परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं हर एक कन्वर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से कन्वर्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास रेक्टिफायर्स होते हैं, सेकेंडली हमारे पास चॉपर्स होते हैं, ठीक है, थर्डली हमारे पास इन्वर्टर्स होते हैं, एंड लास्टली हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं। तो अब ये कर क्या रहे होते हैं, ठीक है, पावर यानी पावर टॉनिक कन्वर्टर का जो बेसिक काम है ना वो दैट इज़ द सोर्स कन्वर्जन। ये जो सोर्स आपके पास ऑन दिस साइड लगा हुआ है इसको उसने कन्वर्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड, यानी लोड की जो डिमांड है, जो लोड की जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से आप जो है सोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे किस कौन कौन से उसमें होंगे, तो जो सबसे पहले आपके पास रेक्टिफायर्स हैं ये एसी से डीसी कन्वर्जन में यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास चॉपर्स हैं, ये हमारे पास डीसी से डीसी कन्वर्जन में यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास इन्वर्टर्स हैं, ये डीसी से एसी कन्वर्जन में यूज़ होते हैं। और लास्टली हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर्स हैं जो कि एसी टू एसी कन्वर्जन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम ये चार जो हमारे जो कन्वर्टर्स हैं इनको हमने स्टडी करना है। तो इनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं। अब ये तो बहुत बात सिंपल सी होगी जी, हमारा तो सारा जो ध्यान होगा वो इन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हवाले से होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। जैसा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यूनिक है, जहाँ पे इसका जो एनालिसिस है वो डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो ये है कि व्हेन यू चेंज द लोड
तो ये जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं रेक्टिफायर्स के या चॉपर्स के, इन्वर्टर्स के या साइक्लिक इन्वर्टर्स, दे हैव ए इफेक्ट ऑन देम। लोड को चेंज करने से उनके ऊपर इफेक्ट आता है और इसीलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका जो बिहेवियर है वो वेरी करता है। और मैं एक ही सर्किट होगा आपके पास लेकिन अगर आप उसके अंदर जो है, क्योंकि उसमें सोर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर सेम होगा, लेकिन अगर उसमें लोड चेंज कर देंगे तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। यही इसी चीज़ की जो स्टडी है ना वो हमारा इस पूरे सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन भी इसलिए किया, ये मैं हमेशा ये ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ, इसका मकसद यही होता है कि स्टूडेंट का एक बैकग्राउंड, एक पर्सपेक्टिव हो कि यार फ्रेमवर्क क्या है, ये बुनियादी फ्रेमवर्क है। तो हम सिर्फ यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर चेंज करते हैं, सोर्स चेंज कर देंगे, लोड्स यही हैं हमारे पास। जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, RL है, RLE है, RE और RLE है। इन लोड्स के हवाले से तो आप कोई सा भी ले लेंगे कन्वर्टर और फिर उसके साथ लोड्स वेरी कर करके स्टडी करते जाएंगे और इस तरीके से हमारी स्टडी जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली सबसे पहले जो कन्वर्टर जो है यहाँ पे आज की जो इस मैराथन सेशन जो मैंने रखा हुआ है कि इसके अंदर सारा का सारा एक पर कन्वर्ट किया जाए, उसमें मैं रेक्टिफायर के हवाले से बात करूँगा। और रेक्टिफायर में मैं जो स्पेसिफिकली जो बात करना चाह रहा हूँ वो सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो थोड़ी सी हम रेक्टिफायर्स की बेसिक स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने टॉपिक की तरफ जो है उसको मूव आउट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारे पास इस रेक्टिफायर्स में जो है इसके बारे में जो है ये बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ ए पावर प्रोसेसर। अब पावर प्रोसेसर क्या होता है, ऑब्वियसली ये जो वर्डिंग यूज़ की जाती है अमूमन वो कॉन्सेप्चुअली उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोसेसर जो है अमूमन जैसे आपको पता है कि डिजिटल डोमेन में हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस एनोलॉजी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्रोसेसर जो है आपको पता है कि हमारे पास प्रोसेसर जो होता है, डिजिटल जो माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह दिए जाते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट दी जाती है और इन्फॉर्मेशन इनपुट लेके वो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आउटपुट पे देते हैं, यानी वो इन्फॉर्मेशन आउटपुट पे आपको दे रहे होते हैं और जो आपको इसको बेसिकली इनपुट होती है वो कोई आप इसको सप्लाई करते हैं, DC सप्लाई दे रहे होते हैं जिसकी मदद से ये हो रहा होता है। उसमें ऑब्वियसली आप ये आपके जो है एक प्रोफेसर की मदद, तो सो इट्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर, इट्स एन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका पावर प्रोसेसर क्या है या पावर कन्वर्टर के साथ थोड़ा सा इसको एनालॉजी को देखेंगे तो आप बड़ा इसको इंटरेस्टिंग फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो पावर कन्वर्टर होता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता है। इसको आप इनपुट पे पावर देते हैं, कोई पावर देंगे, इसको आप AC पावर देंगे या DC पावर देंगे और आउटपुट पे भी ये आपको पावर देगा, वो या AC होगी या DC होगी। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसको आप कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी बुनियाद पे ये इसके अंदर ऑब्वियसली स्विचेस लगे हुए होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स ये सारे स्विचेस से बने होते हैं और हमारे कोर्स का जो पहला सेक्शन था वो सारा स्विचेस के हवाले से, आप जाके उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप पावर डिवाइसेस के हवाले से उसमें तमाम स्विचेस को आप स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से स्विच यूज़ करेंगे। इस सेशन के अंदर जो मैं स्विच यूज़ करूँगा वो डायोड है। ठीक है, और डायोड पे चूँकि इसे अनकंट्रोल्ड स्विच, इसी वास्ते जो रेक्टिफायर्स के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी वो सारी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के हवाले से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव जो है वो मैं आस्ते आस्ते क्लियर कर। तो जो आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है वो एक पावर प्रोसेसर होता है, इसे पावर प्रोसेसर। ठीक है, पावर प्रोसेसर। अब इसमें क्योंकि रेक्टिफायर की बात की गई है तो ये क्या करता है, ये आपके पास जो है AC इनपुट लेता है, AC पावर, ये कौन सी होती है, साइनोसाइडल। साइनोसाइडल AC इनपुट जो है वो आप इसको देते हैं एंड इट प्रोवाइड्स यू विद यूनिडायरेक्शनल DC पावर आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसकी जो है ये इस प्रोसेसर के हवाले से जो है। अच्छा,
इसके अंदर ना दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, और ये कन्वर्टर की जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ली जाती हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स मोस्टली इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। वो क्या हैं? इसमें पहली चीज़ जो है वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी, ये जो आपकी कन्वर्जन हो रही है ना, इसकी एफिशिएंसी क्या है, कितनी एफिशिएंटली ये कन्वर्जन हो रही है, ये सबसे पहली चीज़ है जो बहुत अहम होती है। और ये पावर टॉनिक्स में ही अहमियत अख्तियार कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ है ही कन्वर्जन। आपका पावर टॉनिक कन्वर्टर करता ही कन्वर्जन है, तो वो कितनी एफिशिएंटली करता है, इसकी बड़ी अहम है। जो लास्ट मैंने आपको फिगर दिखाई हुई थी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो ऑलवेज वो सोर्स और लोड के दरमियान हर वक्त बैठी होती है। तो अगर लोड आपका चल रहा है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंगेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक उसका हिस्सा है, ये बड़ा अहम है। यानी ये आपका सोर्स है और यहाँ पे आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ आपका लोड है। अब इसमें एफिशिएंसी का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी लोड चलेगा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, यानी जो एफिशिएंसी ऑफ दिस ब्लॉक अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम के अंदर लॉसेस कम होंगे। अगर इसकी एफिशिएंसी ख़राब होगी तो आपके सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, ठीक है ना। तो वो बेयर आउट करना आसान नहीं होता, उसके इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं। तो अमूमन जो पावर टॉनिक्स की सर्किटरी डिज़ाइन की जाती है उसमें एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा अहमियत में दी जाती है। इसके अलावा यानी एक तो चीज़ होगी एफिशिएंसी, जो इसके अलावा जब ये पावर कन्वर्जन की जाती है तो इनहेरेंटली इस प्रोसेस के अंदर एक नॉइज़ इन्वॉल्व हो। और ये नॉइज़ क्या है? नॉइज़ जो है अगर हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लें तो ये नॉइज़ जो होती है उसको हम कहते हैं एक अनडिज़ायरेबल सिग्नल। अनडिज़ायरेबल सिग्नल यानी हमारे आउटपुट के अंदर एक ऐसा सिग्नल आ जाता है जो अनडिज़ायरेबल होता है, अनवांटेड होता है, और फिर हमें उसकी फ़िल्टरिंग करनी पड़ती है और उसको निकालना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात जो मैं हमेशा सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पावर टॉनिक्स में ये नॉइज़ जो है ये डिटर्मिनिस्टिक होती है, इट इज़ नॉट रैंडम। कम्युनिकेशन सिस्टम बच्चे जब पढ़ के आ रहे होते हैं तो वहाँ पर चूँकि कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी के अंदर उनको बताया जाता है कि नॉइज़ जो है वो रैंडम होती है, उसकी मॉडलिंग करनी पड़ती है, फिर उसको रिमूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन पावर टॉनिक्स में इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे नॉइज़ कैरेक्टराइजेशन करना बहुत आसान होता है। और बुनियादी तौर पे जो टूल यूज़ किया जाता है उसके लिए वो है फोरियर सीरीज़। आप सिंपली फोरियर सीरीज़ लेते हैं, जो भी आपकी आउटपुट आ रही है उसकी फोरियर सीरीज़ लेते हैं और आपको पता लग जाता है। इससे पता लगता है क्योंकि उसकी वजह पावर टॉनिक्स में जो इनपुट या आउटपुट के ऊपर जो आपके पास सिग्नल्स हैं दे आर ऑल पीरियोडिक इन नेचर। तो जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनको तो एनालाइज करने का सबसे बेहतरीन टूल जो है वो फोरियर सीरीज़ है। आप फोरियर सीरीज़ ले लें और उसकी मदद से देखें कि उसका स्पेक्ट्रा क्या है और फाइंड आउट कर लें कि कौन कौन से हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर उनको आप टैकल करते हैं या उनको रिमूव करते हैं। उसके अंदर फ़िल्टरिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कुछ पैसिव फ़िल्टरिंग यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे आप एक्टिव फ़िल्टरिंग भी यूज़ करते हैं। तो वो कभी आप उसमें बहुत डिटेल से देख सकते हैं, मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट के ऊपर आपके पास। तो यहाँ पे एफिशिएंसी और सेकंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉइज़। आपको नॉइज़ मिनिमम रखनी पड़ती है और एफिशिएंसी मैक्सिमम रखनी पड़ती है। यानी जो आपकी डिमांड है कि एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम रहे, ठीक है, और जो आपकी नॉइज़ है वो मिनिमम रहे आपकी आउटपुट में। तो ये बड़ा आपके नॉलेज, ये दो फैक्टर्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग डिज़ाइंस में या इंजीनियरिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमेशा एक कंपटीशन होता है। अगर आप एक चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, अगर आप दूसरी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो पहली चीज़ ख़राब हो जाती है। ये एक बड़ी कॉमन फ़िलासफ़ी है, सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं है, आपने और जगह पे भी ये चीज़ देखी होगी। स्पेसिफिकली अगर आप डिज़ाइन रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल करें उसके अंदर ये स्टडीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा हुई भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया कि पावर टॉनिक कन्वर्टर है क्या और क्या है। तो जो रेक्टिफायर है इट इज़ ए, अब जो थोड़ी सी बेसिक चीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स ए बेसिक एक पावर प्रोसेस है दैट डिलीवर्स अस यूनिडायरेक्शनल पावर विद मिनिमम हार्मोनिक कंटेंट। ये इसकी जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो ये आप यानी देखें कि यानी ये कन्वर्जन करता है और विद मिनिमम हार्मोनिक कंटेंट होता है आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका जो है वो समझेंगे डेफिनेशन हो गई और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
इसकी हम थोड़ी सी अब जो है नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी करके देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्लासिफिकेशन बहुत अहम है। रेक्टिफायर्स की ओवरऑल क्लासिफिकेशन होनी है। आज जो हमने डिस्कस करनी है जिस इज़ ओनली वन क्लास, तो ये सिर्फ एक ही क्लास है तो हमारे पास जो हमारे कोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम क्लासिफिकेशन में होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के हवाले से देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर्स की क्लासिफिकेशन जो है ऑन टू बेसिस हो सकती है। दो बेसिस के ऊपर आप जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो एसी सप्लाई के टाइप के लिहाज से, एसी सप्लाई जो आप दे रहे हैं उसके लिहाज से है आपकी जो पहली क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास जो है वो सिंगल फेज सप्लाई है और आपके पास थ्री फेज सप्लाई है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि जो आज का हमारा सेशन है ना, ये सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई के हवाले से है। सिंगल फेज में हमारे जो रेक्टिफायर होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन जो होती है वो स्विचेस के हवाले से, टाइप ऑफ स्विच जो आप यूज़ करते हैं उसके हवाले से। अब फर्स्ट इसमें टाइप जो है वो डायोड्स है, आप डायोड्स यूज़ कर सकते हैं। डायोड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, इनके टर्निंग ऑन या ऑफ में आपका कोई रोल नहीं होता, तो दे आर अनकंट्रोल्ड, ठीक है। ये पहली टाइप है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो है आपके पास SCR या थायरिस्टर, जिसको आपने जो पढ़ा हुआ है अपनी स्टडीज़ में, वो होता है दिस इज़ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दिस इज़ कंट्रोल्ड टाइप, ये कंट्रोल्ड होते हैं। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है जो हम कोर्स में स्टडी करेंगे वो इन दोनों का मिक्सचर है, ये डायोड्स और SCR या जो थायरिस्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं रेक्टिफायर्स। तो वो तीसरी टाइप के हैं जो हम इसके अंदर देखेंगे। और एक और टाइप जो है, अब अगर हम ये जो आपके पास सिंगल फेज क्लासिफिकेशन है तो हम आज जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो इस पूरे मैराथन सेशन की जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम आज स्टडी करना चाह रहे हैं वो है सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। तो सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होंगे और इसी की हम इसे फर्दर क्लासिफिकेशन करें जो हमारे पास सिंगल फेज रेक्टिफायर्स होते हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारे पास और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ये हमारे पास इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है। ये इसको बताने का मकसद यही होता है कि एक जो रीडर है या जो भी कोर्स पढ़ रहा है या देख रहा है उसको आइडिया हो कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो उसकी कवरेज होगी। तो इसमें सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्ड हैं और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं हमारे पास। जो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन सिंगल फेज, एक तो सिंगल फेज होंगे, हाफ वेव भी हो सकते हैं, फुल वेव भी हो सकते हैं, और दे आर अनकंट्रोल्ड यानी कि डायोड बेस्ड रेक्टिफायर्स हैं जिनको हम देखेंगे। वी वोंट बी टेकिंग SCRs और डायोड्स प्लस SCRs, ये टाइप्स अभी नहीं हम देख रहे, आज के सेशन में नहीं होगा। आज के सेशन में मोस्टली हम जो है डिस्कशन करेंगे सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स की। ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हो गया। होता यही है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप पे जो है सारा जो है हमारा जो सिग्निफिकेंटली जो आज का टॉपिक लेक्चर है वो उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये मेरे लिहाज से ये सफिशेंट बैकग्राउंड जो है वो हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हवाले से है। ये तो क्लासिफिकेशन हो गई हमारी रेक्टिफायर्स की। होपफुली ये आप कुछ लोगों को तो पता भी होती है, अगर कोर्स वगैरह कहीं आपने देखा है पढ़ा है तो वो पता ही होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि जी है क्या क्लासिफिकेशन। अच्छा, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, तो ये जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है जैसे रेक्टिफायर जिसको हम देखेंगे उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं।
अच्छा, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने से पहले कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो एसी और डीसी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि जो मेरे पास ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर, ये जो मेरे पास कन्वर्टर है, इसकी इनपुट के ऊपर जो है वो एसी है और इसकी आउटपुट पे डीसी है। सो आई हैव इनपुट इन द एसी डोमेन एंड आउटपुट इन द डीसी डोमेन। इन दोनों की क्वांटिटीज़ का हमारे पास जो है ना एक पता होना चाहिए कि वो क्या क्या हैं। अगर मैं एसी डोमेन के हवाले से बात करूं तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, वी आर एम एस, दैट इज़ द आर एम एस वोल्टेज, ये इनपुट पे जो हमारे पास आ रही है। लेकिन और आई आर एम एस हमारे पास आर एम एस करंट, तो हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। अगर मैं डीसी की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है डीसी डोमेन में जो है वो मेरे पास जो है वी डी सी, ये मेरे पास एवरेज, इसको मैं यहाँ पे पावर टॉनिक्स में हम बात करें तो एवरेज वोल्टेज कहते हैं। और अगर मैं इसकी हवाले से आईडीसी की बात करूँ तो दैट इज़ एवरेज करंट यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। वैसे तो वो मेरे पास जो मेरे चैनल पे जो है वीडियोस भी हैं इस पर, कि ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जो है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या फ़र्क है, क्यों स्टूडेंट्स को जो है ख़ास तौर पे जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती हैं जब वो पावर टॉनिक्स पढ़ते हैं, क्या बेसिक वजूहात हैं। वो सेंट्रली जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो डिस्कशन होती है, जो स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे होते हैं, उसमें जो स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है उसकी वजह से स्टूडेंट्स को पावर टॉनिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में या ग्रास्प करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप वो थोड़े से उनको कवर अप कर लें ना और एक कॉन्सेप्ट बेसिक फ्रेमवर्क एक डेवलप कर लें कि जैसे ये है, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको आइडिया दे देता हूँ आपको। सर्किट एनालिसिस के कोर्सेज में आपने डीसी एनालिसिस भी किया होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो सिग्नल कंसिडर किया जाता है वो बिल्कुल डीसी सोर्स होता है। आपके पास वी हो या आई हो और ये टाइम के साथ जो है ये कांस्टेंट रहता है, इससे यूनिडायरेक्शनल मोस्टली, और ये कांस्टेंट रहता है। सेकेंडली जो हमारे पास जो एसी एनालिसिस किया जाता है उसके अंदर जो आसानी के तौर पे जो है वो सिर्फ हमारे पास साइनोसाइडल जो है एसी एनालिसिस, ये करंट हो या वोल्टेज हो वो हम दोनों यहाँ पे साइनोसाइडल एसी लेते हैं, वोल्टेज हो या करंट हो वो हम यहाँ पे ये लेते हैं। तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स है। अगर आप देखें तो ये बहुत ही आसान है। इस सिग्नल की आसानी क्या है कि ये सिग्नल जो है स्पेसिफिकली इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी इन इट। और सेकेंडली इसके अंदर क्या है कि ये बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर हम साइनोसाइडल सिग्नल की बात करें ना तो जो उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग होता है उसके अंदर सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। ये वो वाहिद एसी सिग्नल है जिसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, वरना अगर आप कोई सा भी एसी सिग्नल लें उसके अंदर मल्टीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो इसीलिए ये सिग्नल भी बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये भी बहुत अहम है, और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ यही होता है तो इसलिए भी बड़ा आसान हो जाता है इसको देखना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली वी डी सी ले लेंगे या वी आई डी सी ले लेंगे तो आपके पास ये चीज़ें निकल आती हैं। सिंपल नॉर्मली ये सर्किट में फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या होता है, वी आर एम एस होता है और आई आर एम एस होता है। और क्या होता है, ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जो मैक्सिमम आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको सिंपली √2 से डिवाइड कर दें तो ये आराम से निकल आती हैं। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये जो देखेंगे ये जो एम्पलीट्यूड में आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आती हैं वीएम और माइनस वीएम के दौरान, क्योंकि ये साइनोसाइडल एसी ये होता है, ऑल्टरनेटिंग होता है ना, तो जितना प्लस में होगा उतना नेगेटिव में होता है। ये आपके पास वीएम जो आपका मैग्नीट्यूड है इसको आप सिंपली √2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आरएमएस वैल्यूज़ आ जाती हैं इसके अंदर। लेकिन जब आप पावर टॉनिक्स में आते हैं तो पावर टॉनिक्स में आपके पास ना ही डीसी सिग्नल्स होते हैं, ना ही आपके पास साइनोसाइडल एसी सिग्नल होते हैं। आपके पास तीसरी टाइप आती है नॉन साइनोसाइडल सिग्नल्स होते हैं, पीरियोडिक नेचर के होते हैं। और इनके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, दे हैव एसी एज वेल हैव डीसी इन देम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं ना वो इसको अप्रीहेंड करने में होते हैं, क्योंकि वो इन दो एनालिसिस के साथ तो वो बड़े थॉरो होते हैं, थ्रू होते हैं कि अच्छा जी ये दो तो उन्हें देखे भी होते हैं, किसी भी स्टडी के अंदर पढ़े होंगे, सर्किट थ्योरी का कोई भी कोर्स पढ़ा हो तो उसके अंदर पढ़ी हुई होती हैं, देखी होती, पता होती है। लेकिन इनके बारे में नॉन साइनोसाइडल सिग्नल जो होते हैं
इनके बारे में कोई आइडिया होते, ये भी पीरियोडिक नेचर के हैं क्योंकि ये सिग्नल भी पीरियोडिक होता है। तो ये सिग्नल भी पीरियोडिक होता है, ये भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके अंदर AC एज वेल एज DC कंटेंट होता है। तो इस इनको टैकल करना या जो इनका एनालिसिस करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर ये आपके जहन में रहे ना कि ये एनालिसिस हमने कैसे करना है या क्या इसके फंडामेंटल्स होंगे या क्या आइडियाज़ होंगे, फिर ये आसान हो जाता है, ये सब्जेक्ट आसान है। ये वो बेसिक फ्रेमवर्क है जो अगर आपके जहन में बन जाता है, आपको पता लग जाता है अच्छा यार ये वो चीज़ें हैं जो मुझे अपने जहन में रखनी पड़ेंगी या मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर ये सब्जेक्ट समझना आसान है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है इन चीज़ों को ओवरलुक किया जाता है। तो जब आप ओवरलुक कर देते हैं तो फिर आपके पास डिफ़िकल्टी हो जाती है कि जी फिर आपको जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि इसमें क्या होगा या किस तरीके से मैं इसको इस चीज़ को टैकल करूँ। तो इसलिए मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें। इसमें मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं कि जो आपके पास जब नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं तो उसका उस नतीजे में किस तरीके से जो है आप उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें सबसे अहम है। ये अक्सर जो है ना ओवरलुक किया जाता है, और अगर इसको ओवरलुक किया जाए तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम बनता है और काफ़ी कंसेप्चुअली जो है वीकर ग्राउंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये 4 क्वांटिटीज़ अगर आपके पास हो AC में, VRMS, RMS वोल्टेज, IRMS, RMS करंट, और इसके अलावा एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट, तो फिर ये आपकी जो पैरामीटर्स हैं जो रेक्टिफायर के हवाले से आपने निकालने हैं वो फाइंड आउट करना काफ़ी आसान हो जाते हैं। ये 4 क्वांटिटीज़ जो हैं ये बारहा यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैं जो हूँ टाइम एंड अगेन जाके जो है बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको आगे आपसे नहीं डिस्कस करूँगा, आगे इसको रिपीट नहीं करूँगा ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो इसको। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला पैरामीटर जो मैंने डिस्कस भी किया और वो टाइम है, लेकिन मैंने आपसे कहा भी, वो क्या होता है, वो आपके पास जो है वो आपके पास एफिशिएंसी है। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी जो है वो आपके पास क्या गिवन है, ईटा इज इक्वल टू पी आउटपुट और पी इनपुट। ये रेक्टिफायर है तो आउटपुट आपकी PDC होती है, ठीक है, PDC, और इनपुट जो होती है क्योंकि AC है तो ये PAC होती है। और अगर मैं इसमें वैल्यूज रिप्लेस करूँ तो दिस इज एवरेज वोल्टेज इनटू एवरेज करंट डिवाइडेड बाय RMS वोल्टेज इनटू RMS करंट। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेजेस में भी आ जाती है, आपको परसेंटेज में मिल जाती है। अब कोशिश आइडियली स्पीकिंग तो हम हर कोई ये चाहता है कि ये 100% हो, लेकिन दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको 100% तो नहीं मिलती। और अभी जब इस कोर्स में बात करेंगे तो क्योंकि जो हम सर्किट्स पढ़ रहे होंगे उसमें तो ये और भी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि वो हाई वैल्यूज़ नहीं निकल के आएंगी कोर्स के अंदर, स्टडीज़ के अंदर, लेकिन बहरहाल समझने के हवाले से आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट फिगर होता है वो AC वोल्टेज है। AC वोल्टेज यानी आप VAC के नाम से लिखेंगे, और दिस VAC इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला RMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ आपने पहले कैलकुलेट की थी उसी की मदद से आप AC वोल्टेज निकाल लें। अब आप कहेंगे कि हम पढ़ तो रेक्टिफायर रहे हैं और हम AC वोल्टेज स्टडी कर रहे हैं, तो ये वो मैयर है जो नॉइज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AC वोल्टेज इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हमारी आउटपुट में AC वोल्टेज आनी ही नहीं चाहिए, हमारे आउटपुट में तो AC वोल्टेज ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता कि हमारी आउटपुट में AC वोल्टेज ज़ीरो। ऑब्वियसली कोई ना कोई उसके अंदर जो है जो है कोई ना कोई AC कंटेंट जो है वो अवेलेबल होगा, सिर्फ DC नहीं होगी। तो इस वजह से ये जो है बड़ा अहम है कि ये नॉइज़ के हवाले से जो है ये आपका जो है जाएगा, नॉइज़ में आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो क्या है जी, हाँ, ये जो है काफ़ी बुक्स में मिलता भी है और इसका होता है क्योंकि फॉर्म फैक्टर, साइनोसाइडल सिग्नल्स के हवाले से इसको लिया जाता है FF, और ये फॉर्म फैक्टर जो है दिस इज इक्वल टू FF इज इक्वल टू VRMS
डिवाइडेड बाय VAC होता है। दैट इज़ द फॉर्म फैक्टर जो हमारे पास इसमें लिया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेता हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी इसके अंदर डाउट है। जो इक्वेशन लिखी हुई है वो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मेरे, तो उसको देख लेते हैं। VRMS ओवर VDC, बिल्कुल ठीक है, VRMS ओवर VDC। तो ये भी जो है ना नॉइज़ की मैयर में ही आता है। इससे जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ दी फोर्थ जो है आपके पास रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर RF, ठीक है। और दिस इज RF इज गिवन बाय RF इज इक्वल टू अंडर रूट VRMS स्क्वेयर माय डिवाइड बाय VDC स्क्वेयर -1। तो ये जो रिपल फैक्टर होता है या जो आपके पास फॉर्म फैक्टर्स वगैरह हैं, ये सारे जो है ना, ये नॉइज़ जो आ रही है ना आपकी आउटपुट में उसके हवाले से जो है ये अगर ये फैक्टर ज़्यादा होंगे या इनकी वैल्यूज़ बड़ी ज़्यादा होती हैं, इसका मतलब जो नॉइज़ आ रही है वो ज़्यादा है। तो मैंने जिस तरीके से पहले हाईलाइट किया था कि आपका जो रेक्टिफायर बना हुआ है उसके अंदर जो है ना इसकी जो आउटपुट है उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो AC कंटेंट आ रहा है। इस AC कंटेंट को कैरेक्टराइज करना बहुत ज़रूरी है कि इस AC कंटेंट को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो ये जो इसके अंदर हमने लिए VAC या फॉर्म फैक्टर या रिपल फैक्टर, ये नंबर्स की सूरत में आ जाता है। और ये अगर नंबर्स बड़े हैं तो ये हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास नॉइज़ कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन करनी हो ना उसके लिए बेस्ट आपके पास ये है कि आपको आउटपुट की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना। फोरियर सीरीज क्या करता है कि ये जो आपके पास यहाँ पे एज ए क्यूमुलेटिव नंबर्स आ रहे होते हैं, एक मजमूई सूरत हाल आ रही होती है कि जी इसके अंदर ये इतना नॉइज़ का कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ पे उसको जब फोरियर सीरीज करते हैं तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टराइजेशन कर देता है। यानी आपके पास एक स्पेक्ट्रा आ जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट जो आपके पास जो कंटेंट्स हैं, अब यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी और फिर यहाँ उनका मैग्नीट्यूड होगा। तो वो तमाम जो कंटेंट्स हैं यानी F 2F 3F 4F 5F, क्योंकि वो हार्मोनिक कंटेंट्स होते हैं और यार ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, तो वो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी की जो अलग अलग आ रही होती है वो करेक्टराइज कर देता है। तो फोरियर सीरीज जो है ना वो इसी लिहाज से जो है वो बहुत अहम है और स्पेसिफिकली इसके लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लाया करती है। तो ये जो है ना परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी होती हैं कुछ कोर्सेज के अंदर जो है सप्लाई पावर फैक्टर है करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर है, वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर है, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह की काफ़ी सारे फैक्टर हैं। PIV जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, PIV पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो यानी आपका ऑब्वियसली जो डायोड होगा, क्योंकि आपके पास AC आ रही है ना, AC सिग्नल आ रहा है, तो ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो फिर आपके डायोड को जो है वो उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है ये बताता है कि जब रिवर्स बाइस होगा आपका डायोड तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी जो आपका डायोड सस्टेन कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये अमूमन अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग में बात करूँ तो ये आपकी डायोड की जो डाटा शीट होती है वो आपको बता रही होती है कि कितनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो है आपका डायोड सस्टेन कर सकता है। उससे आप आगे नहीं जा सकते, डायोड फेल हो जाएगा, आपका रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाता है और आपकी डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जो हम देखेंगे अपनी उस मैराथन सेशन के अंदर डिफरेंट जब लोड्स जब हम वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखते जाएं। उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह सूट रहेगा, आसानी से हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर ये बैकग्राउंड बन जाए अच्छे तरीके से तो फिर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, आप कोर्स आराम से टॉपिक जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। ये साथ साथ चीज़ें लिखते जाएं। अच्छा जी, तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी हो गए। तो ये तकरीबन जो है हमारे पास जो एक बैकग्राउंड हमें जो चाहिए था वो हमारा बन गया है। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं
सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ठीक है, सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। पहला जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। दैट्स इट। ये सबसे पहली चीज़ है, सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारा जो है ये पहला टॉपिक होगा। देखते हैं इसको। तो अगर मैं इसका और इसके अंदर जो हम पहला केस लेंगे वो रेजिस्टिव लोड का लेंगे। तो अगर हम केस लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हमने फर्स्ट केस लिख रहे हैं, तो हम लेंगे आर दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो और ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैंने चूँकि आपको पहले लोड्स के हवाले से बताया था, तो मुझे लगा यही तीन के कॉम्बिनेशन में चलता है, तो हम पहले में लेंगे रजिस्टर जो नॉन ज़ीरो होगा इसके अंदर। अभी हम इसको बनाते हैं। ये आप चाहें तो ट्रांसफार्मर के साथ भी बना सकते हैं, जिस तरीके से अमूमन इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किया हुआ होता है, और चाहें तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। इधर इस तरीके से ले लें, यहाँ आपके पास डायोड आ जाएगा, यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा एज ए लोड। ये आपके पास जो है ये आपका VS है, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास डायोड है, D1 कर लें, D कर लें, कोई वटेवर, इसके ऊपर आपके पास डायोड वोल्टेज आ रही होती है, और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है R। इसके अंदर ऑब्वियसली कोई आउटपुट पे कोई करंट है जो चल रहा है। ठीक है, अब देखें जो मैंने शुरू में बताया था, तो बड़े इजीली यहाँ पे जो है, तो थोड़ा सा अगर सेग्रीगेशन कर लें ना तो बहुत आसान हो जाता है कि ये आपका सोर्स है और यहाँ पे आपके पास लोड है। ये जो आपका डायोड लगा हुआ है ना, ये आपका अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों कहते हैं वो ऑब्वियसली अभी पता लग जाएगा, हम वो भी देख लेंगे। वो जो 3 ब्लॉक्स की मैं बार बार आपको एनालॉजी या फ्रेमवर्क बता रहा था, वो आपको देखें यहाँ पे बड़ी आराम से नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सोर्स है, एंड देन यू हैव डायोड एज ए कन्वर्टर, और ऑन द अदर साइड आपके पास लोड है। तो ये इस एनालॉजी मैंने एनालॉजी इसीलिए शुरू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये स्टूडेंट जो है ना उसको समझ ले। ये हर सर्किट में इसी तरीके से रहेगी। तो अब इसमें इस पूरी सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर की स्टडी में हम सिर्फ लोड चेंज करेंगे, और साथ साथ जो है ना हम पैरामीटर्स लिखते जाएंगे, यहाँ पैरामीटर्स हमारे क्या हो गए, यहाँ क्या चेंज हो गई, क्या उनके अंदर जो है वेरिएशंस आएंगे। अच्छा, इसकी स्टडी बहुत सिंपल है। अनकंट्रोल्ड है ये, यानी जो हमारे पास डायोड है ये अनकंट्रोल्ड होता है, और ये सिर्फ बाइस डिपेंडेंट होता है। जो भी बाइसिंग कंडीशन होगी आपके पास उसके हवाले से ये चलता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है, इसके अंदर बाइस कंडीशंस को अगर हम देखें तो 2 कंडीशन होती हैं। एक होती है फॉरवर्ड बाइस होती है। फॉरवर्ड बाइस क्या है, ये हमारे पास इसका सिंबल है, और ये जो है इसको एनोड कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द कैथोड। तो अगर इट इज़ ऑन द हायर वोल्टेज देन ऑन द कैथोड साइड तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। अच्छा, अगर ये आपके पास दूसरा लूँ तो ये दैट इज़ द रिवर्स बाइस। यही आपके पास डायोड है, और इसी तरीके से यहाँ पे एनोड है, कैथोड है। यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये रिवर्स बाइस हो जाता है। अब जब ये फॉरवर्ड बाइस होता है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, जब ये फॉरवर्ड बाइस होता है, इट बिहेव्स एज ए क्लोज स्विच, एज ए क्लोज्ड स्विच के तौर पे बिहेव करता है। ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आप को समझने के लिए यूज़ है। बहुत सारे लोग इससे समझाते हैं, मैं समझती हूँ बहुत आसान होती है, और इसको समझना स्टूडेंट के लिए भी बहुत आसान होता है कि वो सिंपली ये देख लेता है कि दो करेक्ट, यानी ये जो आपके पास ये सर्किट है इसकी सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं। सेकंड क्या है, आपके पास जो है रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस में यही जो स्विच होता है इट बिहेव एज ए ओपन स्विच। सिंपल, यहाँ पे प्लस माइनस कर लिया, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया। ये आपके पास ओपन स्विच होता है, सिंपल। ये अभी आपको देख लेना चाहिए कि अच्छा यार ये होगा, कोई इतना वो फैंसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो। अभी मैं दोनों सर्किट्स बना देता हूँ, तो दोनों सर्किट्स को देख के फ़ौरन आइडिया हो जाता है अच्छा यार हो क्या रहा होगा। तो पहला जो सर्किट है
इसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास इस सर्किट के दो टाइम इंटरवल्स होते हैं, अभी उसको भी देख लेंगे। और पहले केस में ये होगा कि ये क्लोज स्विच के तौर पे इट विल बी फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ आपके पास वी एस लगी हुई है, यहाँ के पास करंट आएगा आई नॉट, यहाँ पे आर आएगा। यहाँ पे जो आपके पास डायोड था उसके ऊपर 0 वोल्टेज आएगी, ये ओपन सॉरी क्लोज हो जाएगा, और इधर आपके पास भी आउटपुट आ रही हो। ये आपके पास जो है सर्किट की कंडीशन होगी। जो सेकंड कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है कि हियर द डायोड विल बी एन ओपन सर्किट, आउटपुट में आपके पास कोई करंट नहीं होगा, ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज भी ज़ीरो होगी जब करंट ही नहीं है, आई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। यहाँ पे आपके पास जो डायोड होती है, डायोड पे जो है सारी वोल्टेज आ रही होगी। दैट्स इट। ये बड़ी सिंपल ये देखें कि ये सर्किट हो गया, ये सर्किट हो गया, तो ये नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें है ही कुछ नहीं। रजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही आसान लगता है, अच्छा यार बड़ा सिंपल है, सिंपली आपने ये दो लगा लेने और आपके पास जो है ये दो सर्किट्स आ जाएंगे। तो इसको अमूमन जो इजी समझने के लिए हम इसको मोड्स ऑफ द सर्किट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको मोड ऑफ द सर्किट्स भी कहते हैं। दिस इज दी मोड 1 एंड दिस इज मोड 2, मोड्स ऑफ सर्किट। ये थोड़ा सा बना लें, आपको आपके पास जो है थोड़ा सा नोटबुक में अगर आपके पास ये चीज़ें लिखी हुई होंगी तो ये काफ़ी इजी हो जाती है। इससे आगे जो है ये हमने जो है ना इस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स ऑपरेशन, और फिर इसका हम बाकायदा एनालिसिस भी करेंगे। फिलहाल जो हम इसमें कर रहे हैं इसमें सिर्फ इसका ऑपरेशन स्टडी कर रहे हैं कि ये इसके ऑपरेशन में जो है कैसे ये वर्क करता है। इसमें हमने दो मोड्स बना लिए, 1 और 2। मोड 1 में जो है आपका डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस होगा, और मोड 2 में जो आपका डायोड जो है वो रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं ये इसीलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ कि आप जो है साथ साथ लिखते जाएं, फिर हम इसको एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी दे देते हैं, देखते हैं कि क्या इसके बनता है। ये जो इसमें ये चीज़ें बनती हैं ना, ये बहुत अहम है, ये बनाते जाएं साथ साथ, कि इसको छोड़ें नहीं। काफ़ी लोग जो है ना वो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर जब बाद में बैठ के अपने नोट्स देख रहे होते हैं तो फिर काफ़ी ट्रबल होता है, यार पता नहीं क्या पढ़ाया था या क्या हुआ था, तो जहन में चीज़ें निकल जाती हैं। तो अगर आप पार्टोनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर आप साथ साथ जो हैं ये चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको साथ साथ जो है इसकी जो ऑपरेशन है वो आपको जहन में रहे, आपको समझ आती रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे ये कि इस सर्किट के हवाले से वेव फॉर्म्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सर्किट वही मैं बना देता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा है, दैट्स इट, ऐसे से वेरी सिंपल सर्किट। यहाँ पे मैंने वो सर्किट बना दिया, ये लास्ट टाइम बना था, ये वी एस है, और ये आपका डायोड है, और यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट है, इधर आपके पास कोई करंट चल रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसकी एक वेव फॉर्म बना लेते हैं साथ साथ, ताकि ये जो है में क्लियर है कि हम कहाँ तक जो है अब तक हम इसमें जा सके हैं। तो वेव फॉर्म देखते हैं। अच्छा, वेव फॉर्म्स में ना अमूमन वही चीज़ें जो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे होते हैं ना वही बनाई जाती हैं। लाइक इनपुट पे क्या होगा, वी एस क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगा, डायोड के ऊपर क्या वोल्टेज आ रही होगी, यही चीज़ें जो हैं हम लोग वेव फॉर्म्स में बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, सिंपल जो है हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर आप जो है वो वी एस ले लें, जो आपका सिग्नल आ रहा है, फिर इसके नीचे जो है आप आउटपुट वोल्टेज ले लें, और इससे नीचे जो है आप आई नॉट ले लें, सबसे नीचे जो है आप डायोड वोल्टेज ले लें, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस जो है ना वो पावर टॉनिक्स में सारी जगह में यही होगा, ठीक है। बहरहाल टाइम इसके हम बेस चेंज कर लेते हैं। पहले जो हम यहाँ पे ऑन एक्सिस वेरिएबल लेते हैं उसको ओमेगा टी के तौर पे लेते हैं, इन द रेक्टिफायर ये ओमेगा टी ही रहेगा। फिर जब हम आगे जाएंगे तो फिर हम इसकी बेस को चेंज कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टी ले लेते हैं, तो रेलेवेंटली जो उसमें चेंजेस करके वो हम उसको यूज़ कर सकते होते हैं आइडियाज़ को।
तो ये आपने इस तरीके से ड्रॉ कर ली। यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, ये ऑल्टरनेटिंग साइनोसाइडल आपने इनपुट बनानी है। थोड़ा सा तो जब भी बोर्ड पे बनाएं तो थोड़े से मसले रहते हैं, और इसकी स्टडी में यही जो है ना, वो बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे इसकी स्टडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो आपकी वेव फॉर्म्स हैं ये करेक्टली बन जाए। ठीक है, आजकल तो लोग वो डिजिटल बोर्ड्स भी आ गए हैं, उसके ऊपर भी ये बड़ी इजी हो जाती है बनाना, वरना ये वाइट बोर्ड्स पे थोड़ा सा इसमें जो है ये प्रॉब्लम ही रहता है। अच्छा, इसके साथ जो है आप देखें कि ये जो टाइम है ना ये बड़े स्पेसिफिक हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको एक्सटेंड कर रहा हूँ ऑन दी अदर भी मैं लेके जा रहा हूँ, इसको बड़ा आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई एंड दिस इज 4। ये दो पीरियड्स हैं, यानी ऑब्वियसली ये 0 से 2 पाई जो है ना वो इसका पीरियड है, टाइम पीरियड। एसी सोर्स जो है उसका 0 से 2 पाई आपका टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद ये पीरियोडिक है तो ये रिपीट होता है। अब जो पहला इंटरवल था, जैसे मैंने पहले मोड 1 बनाया था, मोड 1 में क्या था, मैंने देखा था कि ये फॉरवर्ड बाइस था और स्विच जो था वो आपका ऑन था। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये होता है 0 ओमेगा टी लेस देन पाई, ये लेके 0 से लेके पाई तक होता है, यहाँ पे 0 होगा आपके पास। ठीक है, 0 से पाई तक जो है ये ओमेगा टी, ये फॉरवर्ड बाइस होगा, और आपके पास जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा होगा वो आपके आउटपुट पे चला जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पे आउटपुट पे आ गया, ये पाई आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आई नॉट लूँ तो चूंकि ये रेजिस्टिव सिग्नल है, तो रेजिस्टिव सिग्नल में सिर्फ स्केलिंग हुई हुई होती है, बाकी जो है वो उसी तरीके से फेल होता है। जो उसका साइनोसाइडल स्ट्रक्चर था वो इधर भी होगा, यहाँ पे स्केल होके यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं सर्किट को देखूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास जो है डायोड वोल्टेज है, तो जब डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे कि पहले भी उसमें बिहेव था, स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन में जो डायोड के ऊपर जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी, तो सो यू विल गेट अ 0 वोल्टेज हेयर, पाई पाई, यू विल गेट अ 0 वोल्टेज हेयर। जब आप बात करेंगे ऑन द इन द सेकेंड मोड 2 में आप बात करेंगे, मोड 2 में आपके पास क्या होगा, रिवर्स बाइस होगी, और स्विच जो होगा ये क्या होगा, ये ऑफ होगा। स्विच ऑफ होगा, दिस इज फ्रॉम पाई ओमेगा टी टू 2 पाई। ये हमारे पास जो है जब स्विच ऑफ होगा तो हमारा टाइम इंटरवल जो होगा वो पाई से लेकर 2 पाई तक होगा, और इन दिस वे इधर अगर हम देखेंगे तो आउटपुट में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 0 आएगी, क्योंकि स्विच ओपन है। ये स्विच ओपन हो जाएगा, लेट सपोज अगर ये इट्स एन ओपन स्विच, ये पहले आपके पास क्लोज था, वी डी 0 थी प्लस माइनस, अब क्या है आपके पास डायोड है वो ओपन है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस वी डी है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो आगे आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। जब वोल्टेज ही नहीं आएगी तो आपके पास ऑब्वियसली करंट भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इसका स्केल वर्जन आ रहा था तो वो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें डायोड के वोल्टेज की, तो अब ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा आपके डायोड के ऊपर अपेयर कर रहा होगा, आउटपुट पे कुछ भी नहीं आ रहा और ये डायोड पे अपेयर कर रहा है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से आएगा। अच्छा, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप उसको समझने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो। सिंपली हमने क्या किया हुआ है कि ये हमारे पास लूप है, दिस इज़ ए लूप, और इसमें हमने केवीएल लगाया हुआ है। केवीएल इसमें हमारे पास 3 है, एक तो हमारे पास वीएस है, एक हमारे पास वीडी है, और एक हमारे पास वी नॉट है। अगर हम इसको पहले वाले में केस में लेते हैं, जैसे पहले केस में था ये, ठीक है, ये सिंपली जो है ना वी एस इज इक्वल टू वी डी प्लस वी नॉट। तो पहले केस में क्या था आपके पास, इन द फर्स्ट केस जब मोड 1 था, मोड 1 में आपके पास क्या था, वी एस इज इक्वल टू वी डी प्लस वी नॉट। वी डी चूंकि 0 था तो ये वी एस इज इक्वल टू 0 प्लस वी नॉट, और वी एस क्या था, दैट इज इक्वल टू वी नॉट। दिस इज मोड 1। सिंपल केवीएल लिख लें आप, तो वो यहीं पे नजर आएगा कि वी एस क्या है, वी नॉट प्लस वी डी, तो वी डी 0 हुआ हुआ है, और उसी पर आप ऐड करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर ये मोड 1 था। मोड 2 क्या है, मोड 2 में भी यही है, वी एस इज इक्वल टू वी डी प्लस वी नॉट। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास जो सारी वी एस जो है वो अपेयर कर रही है वी डी के ऊपर,
और वी नॉट जो आपकी ज़ीरो हो गई है, तो दिस इज़ वी एस, ये माइनस वी एस होगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस वी एस इधर भी आएगा, दैट इज़ वी डी, माइनस वी डी के तौर पे पेयर करेगा, प्लस ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू वी डी मोड 2 में आपके पास ये होगा। कोई इतनी चीज़ है, डिफ़िकल्टी नहीं है कि आपको इतना डिफ़िकल्ट हो। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सटेंड करें तो यहाँ पर भी इस तरीके से आ जाएगा, ये आपके पास इधर आ जाएगा, और आई नॉट जो है वो इसका स्केल्ड वर्जन आ जाएगा, इधर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये माइनस वी एम होगा। ये है वेव फॉर्म एनालिसिस। तो जो पहले मैंने आपको लिखा था और ये जो साथ लिखा था, अगर ये सारा आप लिखें ये बड़ा आराम से एनालिसिस हो जाता है, ऑपरेशन भी क्लियर हो जाता है आपको, और फिर इसके साथ अभी एनालिसिस शुरू कर देंगे इसका। ठीक है, यहाँ से ऑपरेशन जो है ना वो फुली क्लियर हो जाता है। ऑपरेशन बड़ा आसान है इसका, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है रेजिस्टिव लोड्स के साथ ना, लेकिन ये स्टार्ट पॉइंट होता है। जब भी आप एनालिसिस जब भी पढ़ना शुरू करें तो पहले रेजिस्टिव लोड से स्टार्ट करते हैं, ये बकायदा मेथडोलॉजी में फ्रेमवर्क बन जाता है। सबसे पहले आप रेजिस्टिव लोड के साथ देखेंगे कि आपका जो कन्वर्टर सर्किट है वो रेजिस्टिव लोड के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो जब आप एक बार उसे पूरा कंप्रीहेंड कर लेंगे, ये सबसे आसान होता है। फिर इसके बाद जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि अच्छा यार मेरा कन्वर्टर कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है। क्लियर है? ये ज़हन में देख लें। अब ये सारी हमने कर ली, पहले आप ये सर्किट्स बना लें इसके हवाले से, फिर ये आप वेव फॉर्म्स बना लें, ये मोड स्पेसिफाई कर लें, क्वेवियल लिख लें, क्योंकि ये सिंगल लूप सर्किट है, इसमें आप केवीएस लिख लें। हाँ, जहाँ मल्टीपल लूप्स होते हैं वहाँ फिर आपके पास केसीएल भी आता है, क्योंकि वहाँ पर नोड्स आ जाते हैं। तो जहाँ नोड्स होंगे वहाँ आपके केसीएल भी लिखना पड़ता है, वहाँ केसीएल से भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ना इसकी ऑपरेशन में जो है ये सबसे अहम चीज़ें जो थी वो मैंने तकरीबन मोस्टली कवर कर दी हैं। ठीक है, चलें। अक्सर जो है ना वो इन चीज़ों को अगर आप ओवरलुक करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी रहती है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको इसको कन्वर्टर को देखते हैं और कवर करते हैं। अब हम जो करेंगे इसका एनालिसिस करेंगे, और यही जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसके फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या निकलते हैं, वो क्या रहते हैं। ये जो आपने वेव फॉर्म्स बनाई है ना ये बहुत ज़रूरी है, आपके पास नोटबुक पे ये बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से जो सारा एनालिसिस होगा ना वो इन्हीं को यूज़ करते हुए होता है। अगर आपके पास स्पेसिफिकली ये हैं तो फिर एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रा सा अपने पास हैंडी रखें, नोटबुक में ये चीज़ बना ली है तो बस उसको संभाल के रखें। मेरे पास क्योंकि ये वाइट बोर्ड इतना है नहीं, ये मैं साथ साथ रब करता जाऊँगा तो फिर वो साथ साथ फॉलो कर रहा है, तो उसको बस यही करना है कि वो एक आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिधर भी आपकी वीडियो पे ये बन जाए पूरी तो फिर आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें, तो वो काफ़ी होता है कि आपका स्क्रीनशॉट होगा तो आप इजीली उसको ट्रैक कर लेंगे, अच्छा यार हो क्या रहा है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, पैरामीटर्स के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो जब हम परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एवरेज आउटपुट, पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसे कहते हैं वी नॉट एवरेज की। इसको अगर हमने लिखना हो तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं, वी नॉट एवरेज के तौर पर लिख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बेसिक वैसे ही होता है, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई। आपके पास क्या है, जो सिग्नल है आपके पास, जो आपके पास वी आउटपुट होती है ओमेगा टी, डी ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं ना, मैंने पिछली बार जब जहाँ मोड्स लिखे थे वहाँ मैंने ये बड़ी इजीली स्पेसिफाई किया था कि जो आउटपुट वोल्टेज थी उसको के बारे में लिखा था। तो वी मोनेट ओमेगा टी जो आपके पास बन रही होती है, थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये होती है वी एम साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 ओमेगा टी टू पाई, एंड इट इज़ 0 फॉर पाई टू ओमेगा टी, दैट्स इट।
अब इसमें अगर फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करेंगे ना तो इट बिकम्स क्वाइट ईजी. So if we replace V naught, get V naught average, that is equal to 1 over 2 pi from 0 to pi Vm sin omega t d of omega t. That's it. Clear? और अगर हम इसको आगे लेके चलें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 over 2 pi, सॉरी ये ऐसा गलत हो गया तो मैं ठीक कर देता हूँ. ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास क्या है Vm over 2 pi 0 to pi sin of omega t d of omega t. इसकी सिंपल आप कैलकुलस में कोर्सेज चूँकि पढ़े हुए होते हैं स्टूडेंट्स ने, तो वैसे मैथमेटिक्स इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी मैथमेटिक्स होनी चाहिए कि ये चीज़ें आप इजीली कर सकें. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गिला करते हैं कि जी क्योंकि पहले पढ़े हुए होते हैं कैलकुलस के कोर्सेज नॉर्मली फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पढ़े हुए होते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉर्मली आखिरी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ा जाता है. तो बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि उनको चीज़ें भूल जाती हैं. ये थोड़ा सा एक रिवीजन कर लें. इतनी ग्रास्प मैथमेटिक्स पे होना हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है. उसको थोड़ी बहुत चीज़ों का जो है ना वो अच्छे तरीके से पता हो कि भाई ये इस तरह है. ठीक है, चलें. अब यहाँ पर क्या है, इसको लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. Vm over 2 pi, और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी और फ्रॉम पाई टू 0. तो व्हेन वी गोइंग टू सॉल्व इट, हम इसको इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो है ओवरऑल बन के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू Vm over pi. दिस इज V नॉट एवरेज. तो ये लिख लें, ये आपके पास जो है Vm ओवर पाई आ गया V नॉट एवरेज. इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज में आपके पास जो है Vm ओवर Vm जो है ना ये मैक्सिमम था. ये यानी अगर आपके पास ये सिग्नल बना हुआ है ना, साइनोसाइडल सिग्नल है, तो ये देखिए ये ओमेगा टी, यहाँ पे Vs लेट सपोज, और ये जो है ना दिस इज कॉल्ड द Vm. दिस इज नॉट द RMS वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. आपको मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है ऑल्टरनेटिंग सिग्नल के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है. ठीक है ना. बहुत सारे लोग इसको भी मिक्सअप करना शुरू कर देते हैं कि ये RMS वैल्यू है. तो जो आपके पास नॉर्मली Vm लिखा हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर लिखा जाता है मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द साइन ओमेगा टी. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता है इस तरीके से. ठीक है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो अमूमन हम उसको मैक्सिमम वैल्यू ले रहे होते हैं. लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम्स करते हुए ये होता है कि जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं वो हम कहते हैं कि ये RMS है. प्रॉब्लम्स में हमेशा RMS वैल्यूज़ गिवन होती हैं. ऐसी जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास तो उसमें जो भी वैल्यू होगी वो सारी RMS वैल्यूज़ होंगी. इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको मिक्स कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स रॉन्ग हो जाती है आपकी. यहाँ पे तो खैर पता ही है. तो इसका जो बेसिक फार्मूला ही होता है ना VRMS जो होती है दैट इज इक्वल टू Vm ओवर √2 होती है. साइनोसाइडल अगर वैल्यू आप ले रहे हैं तो उसके अंदर ये होती है. तो सिंपली ये करते हैं कि अगर आपके पास साइनोसाइडल वैल्यू है तो दिस इज इक्वल टू √2 VRMS. Vm की जो वैल्यू है ये होती है. ठीक है, तो ये अपने पास लिख लें. ये बट है तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, अमूमन ओवरलुक हो जाती है लोगों से. ठीक है, इसको लिख लें, ये काफ़ी यूज़फुल रहती है कि आपके पास ये लिखी हुई हो तो अच्छा रहता है. चलें आगे हम देखते हैं. नेक्स्ट जो होती है वो हम लोग जो निकालते हैं दैट इज़ दी एवरेज RMS वैल्यू. आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास आ रही थी, आउटपुट वोल्टेज जो आ रही थी उसकी RMS वैल्यू. तो मैं थोड़ी सी इसको तो बना देता हूँ क्योंकि बार बार जो है वो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये देखें, लेट सपोज अगर मैं इसको 0 पाई और 2 पाई पे ले लूँ, मेरे पास जो आउटपुट है वो ये है ओमेगा टी. ये है V आउटपुट, दिस इज V मैक्सिमम. तो अब इसकी हमने जो है RMS वैल्यू निकाल ली. ठीक है, ये प्योर साइन वेव नहीं है. और इसको हाफ वेव भी इसीलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ हाफ वेव अपेयर करती है आउटपुट पे, फुल वेव नहीं आती. फुल वेव रेक्टिफायर में फिर फुल वेव को रेक्टिफाई करता है. जब इसमें सिर्फ हाफ वेव जो है वो अपेयर हो रही है, बाकी जो हाफ वेव है वो आपकी जो है वो नहीं अपेयर करती. अब बस क्या है RMS आउटपुट वोल्टेज.
ठीक है, अब हम इसकी RMS ले लेंगे। तो हमारे पास जो RMS आउटपुट वोल्टेज है, सिंपली स्पीकिंग अगर हम इसको देखें तो ये RMS आउटपुट वोल्टेज के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, RMS ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई वी नॉट ओमेगा टी का स्क्वेयर डी ऑफ ओमेगा टी, और ये दैट इज अंडर रूट, दैट्स इट। ये हम इसके अंदर लेते हैं। तो इसकी चूंकि हमने जो वैल्यू ली हुई है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वी नॉट ऑफ ओमेगा टी जो है वो मैंने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी दैट इज 0 to ओमेगा टी टू पाई, एंड दिस इज 0 फ्रॉम पाई टू ओमेगा टी टू पाई। अब ये इसके अंदर लगा दें तो वी नॉट RMS इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई, यहाँ पे अंदर अंदर कर लेते हैं इसको। तो इसके अंदर ये दोनों जो हैं वो हो जाएंगे 0 से लेके पाई तक, और यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, वी नॉट सॉरी वी एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस करेंगे और पाई से 2 पाई तो ये होता ही 0 है डी ऑफ ओमेगा टी। वो कंसिडर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके लिए यहाँ पे कर देते हैं। ये स्क्वायर कर दिया मैंने इसको, दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई, यहाँ पे आ गया 0 से पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। इसकी सिंपल हम कैलकुलस लेके जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, एंड वी विल एंड अप विद दिस थिंग। बड़ी सिंपल सी कैलकुलस है। इसके अंदर जो है हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय, ये वाली हम इसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं। व्हेन वी गोइंग टू सॉल्व इट, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़, इसका जो पूरा सॉल्व करके हमारे पास रिज़ल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू वी एम ओवर दैट इज़ वी नॉट RMS। ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट इसमें। ये बहुत बेसिक सी कैलकुलस है। इसको आप इसमें ये आइडेंटिटी रिप्लेस कर लें और फिर इसको सॉल्व कर लें तो यू विल एंड अप विद दिस थिंग। तो ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके आपके पास जो है ये रिज़ल्ट आ जाता है Vm/2। ठीक है, तो ये है आपके पास RMS आउटपुट वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास दो आ गई हैं, हमारे पास RMS भी आ गई है, आउटपुट वोल्टेज भी आ गई है। ये हमारे पास दो आउटपुट्स हैं अभी तक आ चुकी हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं, साथ ही हम लिख लेते हैं। तो जो मैंने निकाली थी वी नॉट एवरेज निकली थी वो क्या थी, Vm/पाई, और जो हमारे पास वी नॉट RMS है दैट इज इक्वल टू Vm/2। ये हमारे पास निकल गई। अब इन्हीं दो की मदद से हम बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पास फॉर्म फैक्टर जो है FF इज इक्वल टू वी नॉट RMS वी नॉट एवरेज। तो ये अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास क्या है, वी नॉट RMS Vm/2, और ये क्या है Vm/पाई। तो दिस इज इक्वल टू पाई/2। ये आ गया, ये हो गई। फिर अगर हम इसको रिपल फैक्टर में देखें तो रिपल फैक्टर मैंने पहले भी बताया था कि यही जो चीज़ें होती हैं वी नॉट RMS वी नॉट एवरेज का स्क्वायर माइनस, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1.2। इसको आप कर लें, वैसे मैं इसको कैलकुलेटर से चेक कर देता हूँ आपको। पाई/2 जो है ये क्या है, तो लेट मी सी इट। अच्छा, पाई डिवाइड बाई 2 1.57। तो रिपल फैक्टर जो है ये 1.57। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फॉर्म फैक्टर सॉरी, यानी ये जो रिपल फैक्टर होता है ना, जितना ये आपके पास स्मॉल होगा ना, इसका मतलब ये कि जो AC कंटेंट है वो उतना कम होगा। इसमें तो काफ़ी खासा AC कंटेंट नज़र आ रहा है 1.21।
यानी अगर मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तकरीबन 121% आपके पास जो है वो AC कंटेंट आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट है वो AC के अंदर लाया कर, आपके पास जो DC में लाया कर रहा है वो कम है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका है। एक इनकी भी चाहे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल सकते होते हैं अगर आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू है। जो भी मैक्सिमम की वैल्यू होगी उससे आप पाई से डिवाइड कर दें, आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरीके से इसमें भी डिवाइड कर दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि करंट के लिए, करंट्स के लिए होता है ना, अगर आप IDC करंट ले रहे हैं, दैट इज़ आई नॉट एवरेज करंट ले रहे हैं, सिंपल वी नॉट एवरेज जो आपके पास आ रही थी उसको R से डिवाइड कर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ रही है VM/पाई, ये आपके पास आई नॉट एवरेज निकल आएगा, सिंपल हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप आई नॉट RMS निकालना चाह रहे हैं तो वी नॉट RMS आप जो है इसको डिवाइड कर दें R से। यहाँ पे क्या है VM/, सिंपल ये फॉर्मूले में प्लेस कर दें तो आपके पास जो है ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है ये वैल्यूज़ करंट और उसकी निकालना। रेजिस्टिव यानी रेजिस्टिव केसेस के अंदर ना करंट्स निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं, वेरी इजी, और हमेशा जो है वो आप आराम से कर लेंगे, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है, इसी से अगर हम चाहें तो हम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी की जब हमारे करंट्स भी हो गए हैं, वोल्टेजेस भी हो गई हैं, तो एक जो फैक्टर जो रह रहा है वो एफिशिएंसी है। तो लेट्स वो क्या आती है, एफिशिएंसी भी देखते हैं क्या। ये जो मैंने वैल्यूज अभी मैंने निकाली थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई नॉट एवरेज VM/पाई/R और आई नॉट RMS VM, ये इसी में लिख लें तो फिर ये बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। मैंने एफिशिएंसी में मैंने आपको बताया था V नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज डिवाइड बाय V नॉट RMS आई नॉट, ये तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, यही वैल्यू साथ ही लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज यहाँ पर आप रिप्लेस कर लें, इजीली आप पर हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर रिप्लेस करते V नॉट एवरेज जो है ये आपके पास आ जाएगी VM/पाई, और ये आ जाएगी आई नॉट एवरेज क्या आ जाएगी VM/पाई/R, ये आ गया जी। ठीक है, नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा V नॉट RMS, तो ये आ जाएगी VM/2, और आई नॉट RMS क्या आ जाएगी VM। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा VM² और पाई²R। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा VM² डिवाइडेड बाय टू V नॉट RMS है, VM² 4R। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा VM² और पाई²R। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4R और यहाँ आ जाएगा VM। तो ये कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, ये R यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा एफिशिएंसी रिलेटेड टू 4/पाई²। चलें इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं इसको डिवाइड करके ये क्या बनता है। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय ठीक हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाय पाई², और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये 40.5% आ गया। इस कम्स आउट टू बी 40.5%। ये आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी फॉर दिस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। ये एफिशिएंसी है। यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग ये है कि हमने जो है DC जो है हमारा जो आ रहा था वो हमने देखा, DC कंटेंट जो है उसको हमने सॉल्व किया। तो ये हमने कर लिया, इसके पैरामीटर्स परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कर लिए। अभी जो एक चीज़ इसकी पेंडिंग है और जो मैं समझता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आपको जो है अपनी कैलकुलस को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है, वो है कि फूरियर सीरीज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इस टॉपिक के अंदर अगर आप ये
तो फोरियर सीरीज़ हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं तो ये आपके लिए जो है ना बड़ी यूज़फुल होगी। तो ये इसकी मदद से जो है आप इवन फुल वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज भी जो है वो सॉल्व हो जाती है। इवन उसके अंदर भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती आपको समझने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा इसमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस फोरियर सीरीज़ को आप देख लें, लेकिन आज की जो सबसे अहम चीज़ है यही होगी। इसको फिर फॉलो अप रखेंगे तो हमारी जो फर्दर जो हम इस सेशन के अंदर डिस्कशंस करेंगे वो सारी की सारी में इसी में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें इसको हम फोरियर सीरीज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये एक ही बस चीज़ में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। इसी में फुल वेव की भी हो जाती है और इसमें हाफ वेव की भी हो जाती है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ख़ास तौर पे फोरियर सीरीज़ की और उसकी सिमेट्री कंडीशंस जो होती हैं उनकी। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना तो फिर इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि आपके जो है ये पोर्शन सॉल्व ना कर लें ईजीली, डिफ़िकल्टी आपको ना ही फेस करनी पड़े। ठीक हो गया, चलें फोरियर सीरीज़ करके देखते हैं और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये आपको फुली यहाँ तक जो है ना इसका जो सारा ऑपरेशन जो है वो आपको समझ आ गया होगा और इसमें आप मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी बड़ी कोई डिफ़िकल्टी अभी तक आपको नहीं होगी। अब हम देखेंगे फोरियर सीरीज़ ऑफ ए हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए जो है इसको फोरियर सीरीज़ को करके देखते हैं। तो मेरे पास जो है ना इसमें मैंने कुछ चैनल पे जो है मेरे पे वीडियोस भी पड़ी हैं जिसमें मैंने फोरियर सीरीज़ और मैं उनके लिंक्स वगैरह डाल दूँगा। आई बटन में भी आप देख सकते हैं अगर मैं कहेंगे तो आई बटन में भी रिप्लेस कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो थोड़ी सी ना उनकी आप एक बैठ के रिवीजन कर लें, अगर आप देख लें उनको। पढ़ा हुआ तो होता है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है उसमें ये चीज़ें देखी हुई होती हैं। ऐसी ये नहीं होती कि चीज़ आपको पता ना हो या बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ना हो कि यार क्या होंगी या किस तरीके से होंगी, ऐसी कुछ भी नहीं होती। उनको आपको आइडिया होता है, सिर्फ एक बार आपको उनको ज़रा सा देख लें। फोरियर सीरीज़ को देखना है आपने, प्लस उसके अंदर जो सिमेट्री कंडीशंस होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लें। वो उन्हीं को यूज़ करके बहुत इजीली ये जो फोरियर सीरीज़ होती हैं ख़ास तौर पे जो हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट्स होती हैं, रेक्टिफायर्स की आउटपुट होती हैं, उनको आप बड़े इजीली सॉल्व कर लें, कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, तो वन बाय वन लेके चलेंगे उसको, तो साथ साथ आप देखते जाएं और इजीली जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलें तो सबसे पहले जो है इसका आपके पास जो है फोरियर सीरीज़ और हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये जो है ना सिंगल फेज के लिए, ये याद रखिएगा, ये सिंगल फेज बस ये ध्यान में रखिएगा। जब आउटपुट वोल्टेज जो थी ना, जब मैंने इसको स्पेसिफाई किया था तो मैंने से कहा था वी नॉट ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, 0 ओमेगा टी टू डी ऑफ ओमेगा पाई और 0 पाई ओमेगा टी। ये जो है इस तरीके से स्पेसिफाई। ठीक है, अच्छा फोरियर सीरीज़ में ना आपके पास जो फोरियर सीरीज होती है उसके अंदर तीन अहम चीज़ें होती हैं। कोफिशिएंट जो होती हैं क्या होती हैं, ए नॉट सॉरी ए एन एंड बी एन, ये तीन कोफिशिएंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सवाल आ जाता है कि जी जो है आपको ये सारे निकालने पड़ते हैं। अगर आपका जो सिग्नल है कोई सा भी सिग्नल है तो आपको तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पहली बात ज़रा सा गौर से सुन लें, अगर आप कभी भी रेक्टिफाइड आउटपुट ले रहे हैं तो रेक्टिफाइड आउटपुट में हमेशा डीसी होती है, और जिस सिग्नल के अंदर डीसी होगी ना तो वहाँ पे आपको ए नॉट ज़रूर निकालना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि ए नॉट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड,
अगर आप इन्वर्टर के लिए कर रहे होंगे ना तो फिर आपको ए नॉट कभी भी फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपने ध्यान में रखना, ठीक है। इन्वर्टर सर्किट जो होता है उसके अंदर डीसी नहीं होती, उसके अंदर डीसी सर्किट अलाउड नहीं होता है, यानी आउटपुट पर डीसी अलाउड नहीं होती। आप क्योंकि ऑल्टरनेटिंग बनाते हैं सिग्नल को, तो वो डीसी ऑटोमेटिकली माइनस हो जाती है, डीसी एग्जिस्ट नहीं करती होती। ये बड़ा बात, तो उसमें ए नॉट आपको नहीं निकालना पड़ता। तो रेक्टिफायर के लिए जब भी करेंगे तो ए नॉट निकालना पड़ेगा। अब ये मसला है कि आप ए एन निकालेंगे या बी एन निकालेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल किस टाइप की सिमेट्री रखता है। अगर आपका सिग्नल ऑड होता है तो फिर आपको जो है ऑड सिग्नल के लिए आपको जो है ए एन नहीं निकालना पड़ता, ए एन आपका सिग्नल में नहीं आता। और अगर आपका सिग्नल जो है वो इवन होता है तो फिर आपका सिग्नल जो है उसके अंदर आपको बी एन निकालना नहीं पड़ता। इवन सिग्नल में आपके पास बी एन सिग्नल बी एन नहीं होगा। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो फिर निकालना फिर ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है, इंटरेस्टिंगली जब हम इसको देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट जो है आपके पास देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये ओमेगा टी, ये आपके पास वी एम है 0। तो ये इन दोनों सिमेट्रीज में लाई नहीं कर रही होती, ना ही ये ऑड होती है ना इवन होती है। इसके अंदर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। और स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपका कोई सा भी जो सिग्नल होता है, हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी लेंगे उसमें कहेंगे एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी स्प्लिट अप इनटू इट्स ऑड एंड इवन पार्ट रिस्पेक्टिवली। तो ये इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज करें कैसे करते हैं, एनी पीरियोडिक फंक्शन can be split up into its odd part and even part। ये थोड़ी सी है तो डिफरेंट, लेकिन ये देखिए कि आप इसको जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बड़ी इजी हो जाएगी। तो मतलब ये है कि जो आपका एफ ऑफ टी है दैट इज़ द सिग्नल, जो आपका आपके पास जो आपका आर है सिग्नल इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एफ माइनस टी डिवाइड बाई 2 और प्लस एफ ऑफ टी माइनस एफ माइनस ऑफ टी डिवाइड बाई 2। तो ये जो होता है ना, दिस इज योर इवन पार्ट और दिस इज योर ऑड पार्ट, ठीक है। ये लिख लें आप, इसको हम देखते हैं। तो थोड़ी सी इसमें फिगर मेकिंग है, अगर आप वो सही तरीके से फिगर बना लेंगे तो फिर इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। लेट सपोज अगर ये हमारा एफ ऑफ टी है तो हमारा एफ माइनस ऑफ टी क्या होगा। तो अगर मैं एफ माइनस ऑफ टी लूँ इसके साथ 0 से पाई पाई, अच्छा एफ माइनस ऑफ टी लें तो वो बेसिकली इस तरीके से बन जाएगा। एफ ऑफ टी लेट सपोज अगर आपका ये था, एफ माइनस ऑफ टी ये बन जाए,
अगर आप इसको पहले इवन पार्ट में देखें, इन दोनों को ऐड करते हैं और जैसे ये हाफ से स्केल हो रहा है, लेट्स सपोज ये अगर आपका वी एम है, तो आप देखेंगे कि इधर जो आपका इवन पार्ट बनेगा एफ माइनस ऑफ टी जो है वो इसी को दिखे ना, यहाँ पे इधर आप एक्सटेंड कर दें तो ये इधर भी आएगा, ये जीरो से, अब ये जीरो है तो इसकी तरफ, इस तरफ जा रहा होगा, ये माइनस ओमेगा टी की तरफ जा रहा होगा, माइनस ऑफ टी में। तो ये आपके पास जो है ये जो बनेगा सिग्नल ये इस तरीके से है, ये यहाँ पर भी ये इस तरफ एक्सटेंड करेगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे तो वी एम आ रहा था ना, ये वी एम बाई टू आ जाएगा, वी एम बाई टू, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड जो है इसका स्केल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा पाई, दिस इज टू पाई, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पाई, दिस इज माइनस टू पाई। ये आपका पहला इवन पार्ट सिग्नल आ जाएगा। दूसरा सिग्नल जो आएगा आपके पास तो ऑड पार्ट बनेगा, तो वो अगर हम यहाँ पे लिख लें, यही पाई, टू पाई ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई माइनस टू पाई। इतना मुश्किल नहीं है ये, इसको सिंपली अगर आप देखेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसमें हमने आपने माइनस करना, फिर अगेन स्केलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो ये फिर ये पॉजिटिव आएगा और ये माइनस होकर इधर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस होकर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। और इसी तरीके से जो इसका ये जो है स्केल होके ये वी एम बाय टू बन जाएगा। इट्स इट। अच्छा, जब आप ये करते हैं ना हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज़ करते हैं, तो यू विल फाइंड आउट कि इसके अंदर ये फुल वेव रेक्टिफाइड आ जाता है। ये जो आउटपुट है ना, जब आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि ये दिस इज़ फुल वेव रेक्टिफायर, ये जो आउटपुट है दिस इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है, यानी यहाँ पे वी एम बाई टू से स्केल हुई है, वहाँ पे वो वी एम होगी, ठीक है। वो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट। तो ये जो हमारे पास जो है ना, दिस इज़ फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट जो है वो इसके अंदर है। लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये हाफ से स्केल हुई है, प्लस ये जो सिग्नल आता है आपके पास, दिस इज फंडामेंटल, आपके पास फंडामेंटल है। ये क्या, ये असल में वही है जो आपकी इनपुट पे आ रहा है, ये वही सिग्नल है जो आपके इनपुट पे आ रहा है। आपने इनपुट पे क्या दिया हुआ था, आपने साइनोसाइडल इनपुट दी हुई थी, वही साइनोसाइडल इनपुट यहाँ पे आ गई आपके। ये भी स्केल्ड है, हाफ एम्पलीट्यूड में ये आपके पास मिल जाती है। तो हम जब इसका लिखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ, ये नीचे तो बन गई है, ये फिगर्स बन गई, इन दोनों की मदद से हमने ये फिगर्स बना ली। आपके पास फॉर ऑड पार्ट आपके पास आ जाता है, ये ऑड पार्ट था आपका, दिस वाज ऑड एंड दिस वाज इवन। ऑड पार्ट के लिए आपके पास आ जाएगा a बाई टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। और फॉर इवन पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फोरियर सीरीज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फोरियर सीरीज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो आ जाएगा। ये आ जाएगा इसके अंदर सिग्नल, और ये आ जाएगी। तो इसमें ऑब्वियसली हमारे पास ये सेशन बड़ा लेंथी है, हम चाहें तो यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं फुल वेव, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम फुल वेव रेक्टिफायर करें उधर सॉल्व कर दें। यानी इन बोथ केसेस हम इसको लेके चल सकते हैं जैसी हमारी जो इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो मेरा ये भी जो, क्योंकि हम ये चल रहा है अभी, तो हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है उसको यहीं पे देखेंगे, इसकी यहीं पे इसकी फोरियर सीरीज निकाल लेंगे, और फिर इधर भी इसकी आउटपुट में भी यूज़ हो जाएगी, आगे भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो अब हमने जो करना है, क्या करना है, हमने फोरियर सीरीज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो हम निकालेंगे। वो भी जो है वो आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का पोर्शन ही है, इसी के अंदर सॉल्व हो जाएगी, वो निकाल लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा ये कि हमारी ये जो हमारी डिस्कशन चल रही है ये भी कंप्लीट हो जाएगी, और फ्यूचर के लिए हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की भी फोरियर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। वो जैसे ना मैं कह रहा था आपको, अगर आप इसकी फाइंड आउट कर लें तो दोनों सॉल्व हो जाए, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसका देखने से, ठीक है। चलें जी,
हम यहाँ पे देखते हैं फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट क्या होती है। अच्छा, अब ये जो सिग्नल अभी हमारे पास पीछे आया था उसी के हवाले से, ये पाए है, ये 2 पाए है, यहाँ पे माइनस पाए है और ये -2 पाए है। यहाँ पे हमारे माइनस ओमेगा टी होता है, यहाँ पे माइनस ओमेगा टी होता है। ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट बनी हुई है। लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे इसको वी एम ले लें। वैसे ये वहाँ पे वी एम बाई 2 थी, लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हुए लेट अस सपोज वी टेक इट वी एम। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो लेट सपोज इसकी आउटपुट मैं लिख रहा हूँ, ये वी नॉट है, तो वी नॉट ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू 0 ओमेगा टी। अच्छा, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यार इसके अंदर इवन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो लेट अस चेक कि यार इस बाकी में ऐसी है। सो टेक ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। अगर हम लेट सपोज वी टेक ओमेगा टी इज माइनस ओमेगा टी, इसके अंदर हम ले लेते हैं एंड वी रिप्लेस इट, तो वी नॉट ऑफ माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी 0 माइनस ओमेगा टी पाई। यहाँ पे हमने इंटरवल में भी इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब यहाँ से आप सबको ही पता है कि साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी जो है दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये माइनस ओमेगा टी माइनस वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ज़रा देखिएगा, साइमल्टेनियसली यहाँ पे साइन चेंज होंगे और मेरे पास आ जाएगा माइनस पाई ओमेगा टी। ये मैंने जो साइन था ना इसको साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस पाई लगा दिया, माइनस ओमेगा टी है, दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन दिस थिंग। अब अगर आप ये चीज़ देखें कि ओरिजिनल जो मेरे पास फंक्शन है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये रिपीटेटिव सिग्नल है, तो यह मेरे पास जो वी नॉट ऑफ ओमेगा टी है वो है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू ओमेगा टी टू पाई, और माइनस वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी है माइनस पाई टू ओमेगा टी टू 0। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ ओमेगा एफ एफ यानी वी नॉट ऑफ ओमेगा टी था, दैट इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ माइनस ओमेगा टी। ये जो है ये प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है फॉर इवन फंक्शन। अगर आपके पास इवन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है किसी सिग्नल के लिए, तो वी नॉट ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। ये देखें, ये जो दूसरा सेक्शन आ रहा था इसका एग्जैक्टली किसके इक्वल आए, इवन पार्ट के लिए। ठीक है, ये हम ज़रा इवन सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस पाई, ये जो है ये इसके साथ ये आ गया। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं इसको। तो अगर हम इसको हम रिवर्स में भी देख लेते हैं, लेट सपोज अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई ये वाकई इसी तरीके से है, तो लेट सपोज वी स्टार्ट विद, हम कहते हैं एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस सॉरी वी एफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओमेगा टी 0। अगेन हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस कर दें। ये मैं सिर्फ इवन सिमेट्री चेक कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग नथिंग एल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बस वी एस माइनस वी एम और साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे आएगा माइनस पाई माइनस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। अगेन साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। जब मैं ये रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास बनेगा वी ऑफ माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और अगेन यहाँ पे हमने साइमल्टेनियसली चूँकि चेंज किए हैं तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास आ जाएगा वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी 0
ओमेगा टी, ये जो है एग्जैक्टली यानी वी ऑफ माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू वी नॉट, एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट हो गया कि जो हमारा फंक्शन है दिस इज इवन फंक्शन, उसमें इवन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन के लिए जो कि हमारे पास है इसमें। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट होगी, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, उसके लिए हमने इवन सिमेट्री टेस्ट की है। ये बेसिक सा टेस्ट है, मैथमेटिक्स बुक्स में भी गिवन होता है, वहाँ से भी आप ये देख के कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैंने अपने पास से करा दी हो, ये सिंपल है। अच्छा, अब इवन अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट ए नॉट एंड ए एन, इससे ज़्यादा आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको ए नॉट और ए एन फाइंड आउट करना होता है। ए नॉट जो होता है ना वो डीसी सिग्नल होता है, डीसी पार्ट होता है। फोरियर सीरीज़ में जो आपका डीसी पार्ट होता है वो आपका ए नॉट होता है, और जो आपका एसी पार्ट होता है वो ऑब्वियसली ए एन में एग्जिस्ट करता होता है। बी एन आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना। बी एन जो होता है वो नॉर्मली ऑड पार्ट्स के लिए होता है। यहाँ पे इवन सिमेट्री है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। चले वो हम यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, ए नॉट और ए एन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि वो क्या आता है। ठीक हो गया जी? नहीं जी, तो ए नॉट के लिए हम जब लिखेंगे फॉर ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई वी ऑफ ओमेगा टी नॉट डी ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि इसमें इवन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो हम इसको बड़ी इजीली इसको कन्वर्ट करेंगे इवन सिमेट्री के यूज़ करते हुए, जो हमने पहले प्रूफ भी कर दी है। तो हम क्या कर लेंगे, इधर सिंपली 2 मल्टीप्लाइड कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसको जो है इंटरवल को 0 से सिर्फ पाई कर लेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ। मैं अगर इसको सिंपली सॉल्व कर लूँ मेरे पास आ जाएगा 2 VM/पाई माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो अगर फर्दर हम जाएँ इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 4 VM/पाई। नहीं जी, दिस इज ए नॉट, ये नॉट सॉल्व हो गया, ये लिख लें आप। इसे अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ए नॉट इज इक्वल टू 4 VM। तो आप ये बड़ा है तो ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी होता है कि जी हाफ वेव के अंदर ही फुल वेव आ गई। तो ये अगर आप वो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ गए हैं ना तो फिर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इसी एक ही टॉपिक में आपके फुल वेव भी कवर हो जाएगा, आपका हाफ वेव भी कवर हो जाएगा। मुझे भी डोंट हैव एनी इशू कि जी मेरे पास फुल वेव है या हाफ वेव है, उसमें बजाय क्योंकि आप जाकर उधर सॉल्व करें इधर सॉल्व करें, एक ही जगह सॉल्व कर लें। आपके पास इसकी सिर्फ इक्वेशन होनी चाहिए जो मेन चीज़ है। वंस यू हैव द इक्वेशन तो फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको टैकल करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया? चलें अब हम जाते हैं और ए एन निकाल लेते हैं। अब आपको पता लग गया ना कि क्योंकि हमारे पास ए एन इवन सिग्नल है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट ए नॉट एंड ए एन। लॉजिक देना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से अब जहाँ हम कभी ऑड सिग्नल करेंगे ना तो वहाँ पे ऑड सिग्नल को भी हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे किया है उसको उधर प्रूफ करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन जो है ना, ऑब्वियसली जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना उनको बेसिक कैलकुलस जो है ना वो अच्छे तरीके से कवरेज होनी चाहिए, यानी अच्छी तरीके से आना ये बहुत ज़रूरी है। यानी किसी का ये कहना कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ और बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स जो है खासतौर बेसिक कैलकुलस से अगर वो आप ना कर सकें तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप रिजल्ट्स तक नहीं पहुँच सकते, एनालिसिस अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे इसमें अगर हम बात करें तो फोरियर सीरीज़ जो है वो आप नहीं कर सकेंगे, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फोरियर सीरीज़ से ही निकालते हैं, इसलिए इसको करना जो है वो ज़रूरी है। अब हम आते हैं ए एन की तरफ, लेट्स डू इट फॉर ए एन को करके देखते हैं। तो ए एन जो है दैट इज़ गिवन बाय 1/पाई और माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ सॉरी वी ऑफ ओमेगा टी वी नॉट ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ
कॉस ऑफ एन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा। ये वही जो इक्वेशंस हैं, बेसिक कोफिशिएंट्स की इक्वेशन है, ये वहाँ से आप जो है लिख सकते हैं। अगेन इवन सिमेट्री को यूटिलाइज करते हुए वही चीज़ हम दोबारा जैसे हमने पहले ए नॉट में की वही करेंगे। ए एन इज इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई वी नॉट ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ एन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ तो 2/पाई 0 to पाई वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ एन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी। सिंपल। थोड़ी सी इसके अंदर मैनिपुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वी एम ओवर पाई 0 to पाई 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ एन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा। इधर हम एक छोटी सी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है ना नॉर्मली आपने इंटर या मैट्रिक में भी पढ़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी आपने ये चीज़ें देखी हुई होती हैं। वही वाली बात है कि इतने अरसे के बाद रिपीट होती हैं, तो एवरीवन गेट्स क्यूरियस कि यार ये क्या आ गया है, किस तरीके से आ गया। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज आप करेंगे तो ये सिंपली आपको मिल जाती है। 2 साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ बी दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे, तो जब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा उसको देख लेते हैं। ये साथ साथ करते जाएं, ठीक है, ये साथ साथ आप करते जाएंगे तो ये चलता रहेगा। ए एन इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई, सो 0 to पाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एन ऑफ ओमेगा टी आ गया, ये कर लिया, प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा। थोड़ा सा इंटीग्रल बड़ा हो गया इस आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा आपको करके लिखना पड़ेगा। इस कैलकुलस के अंदर जो है ना ये चीज़ें अमूमन की हुई होती हैं। यहाँ पे इनको करने का मकसद यही है कि एक बार आप कर लें, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए, आपको आइडिया हो जाए अच्छा ये एक्सप्रेशन, फिर देन यू कैन यूज़ दैट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट दी रिजल्ट्स। अब टाइम एंड अगेन यूज़ करते रहेंगे तो फिर इतना इशू नहीं होगा। आगे चलते हैं जी इसको। अब यहाँ पे हमारे पास है वी एम ओवर पाई और 0 से पाई साइन ऑफ 1 प्लस एन ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 1 माइनस एन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है ना डायरेक्टली आपने इंटीग्रेशन ही करनी है इसकी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो अब इसके अंदर कोई चीज़ रह गई हो। तो इसके बाद जो है आपके पास जो है ए ऑफ एन इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस एन ओमेगा टी। ये सिंपल इंटीग्रेशन ली है इसकी 1 ओवर एन, यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस एन ओमेगा टी ओवर 1 माइनस एन पाई। और ये अपने इसका पूरा इंटीग्रल ले लिया और ये इंटीग्रल लगा के आपने इसको ये बना लिया। ठीक हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना इंटीग्रेशन आप लेंगे, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई ऐसी कोई इतनी डिफ़िकल्ट इसमें कोई नहीं। अब अगेन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, आइडेंटिटीज़ वो लिख लें, साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो बोर्ड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। तो अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो फिर कोई इतना मसला नहीं होगा। कॉस ऑफ 1 प्लस एन पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस एन पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन पाई। ये सिंपली ये जो है फैक्टर ये इसी में चला जाएगा। यहाँ इसी तरीके से 1 माइनस एन पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस एन पाई, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन पाई।
ये भी स्पेक्टर जो है सारा आपका इसके अंदर जो है चला जाएगा, यहाँ पे भी इसका माइनस आएगा। ठीक है, तो अब जब आप ये करेंगे फिर ये, और आप इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। मेरा ख्याल है ये ऊपर जो बनी हुई है ये इसका इतना ज़रूरी नहीं है, इसको हटा ही देते हैं कि हमारी थोड़ी सी जो है ना डेरिवेशन जो है ये साथ साथ चलती जाए और हम इसको इसके मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एट टाइम्स ये काफ़ी तंग करती है स्टूडेंट को कि यार मैं इन चीज़ों में लग गया हूँ, लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो इन्हीं से निकल के आते हैं। तो बेटर कि आप एक बार सॉल्व कर लें। कॉस ऑफ एन पाई प्लस 1 और 1 प्लस एन, अब जब ये जो पीछे नीचे हमने लिखी है ना आइडेंटिटी, इसको जब आप यूज़ करेंगे ये सॉल्व हो के इस तरीके से आ जाएगा। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये आपने इधर से ये लगा दिया, पहले आपने ये पाई वाले लगा दिए और फिर आगे ये आपने पहले आप ये इंटरवल की जो वैल्यूज़ हैं ये रिप्लेस करेंगे, फिर आप ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया, आगे निकाल लिया इसको कि इसमें ज़्यादा आप टाइम ना लगे। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल है, फ्रैक्शंस हैं ये, एलसीएम्स वगैरह लेके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए एफ एन इज इक्वल टू 2 सॉरी एक सेकेंड ना, वी एम ओवर पाई 2 कॉस ऑफ एन पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करके जो है हमारे पास हिस्सा जो है इसका ये बनेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 वी एम ओवर पाई कॉस ऑफ एन पाई प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस, ये नहीं, ये आ गया। ठीक है, तो ये सिग्नल बन गया। अब इसको अगर हम ना इसका जो फर्दर इसकी रिडक्शन है उसमें अब जरा ना एन की वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। इसी के अंदर अगर हम एन की वैल्यूज़ डालें, लेट सपोज, अब 1 तो हमें डालने की इसमें है ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 1 पहले से ही था। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 डालें तो हमारे पास, अगर हम 1 डालें तो हमारे पास कॉस ऑफ एन पाए, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 1 जो है कॉस ऑफ पाई बन जाएगा। कॉस ऑफ पाई -1 होता है, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस ऑफ 3 करें इसमें हम, यानी अगर हम n की वैल्यू ऑड्स लें, यहाँ पे अगर हम 3 करेंगे तो ये 3 पाई जो है ये -1 बनेगा, फिर यही हो जाएगा। इसी तरीके से 5 करेंगे तो भी -1 बनेगा, +1 जो है ये 0 हो जाएगा। यानी ये जो आपका न्यूमरेटर है फॉर ऑड वैल्यूज़, यानी आपके पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। जब भी आप ये ऑड वैल्यू करेंगे ना तो ये वाला जो फैक्टर है दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए एन है दिस इज ए एन, और अगर इसी में ये फॉर ऑड वैल्यूज, फॉर इवन वैल्यूज अगर हम करूँ ना, मैं इवन वैल्यू के लिए करूँ, एन इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, तो अगर मैं 2 करता हूँ ना तो कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई क्या है 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो फिर ये जो है ना मेरे पास क्या आएगा, -4 वी एम ओवर पाई एन स्क्वायर -1, दिस इज एन इज इक्वल टू इवन हो। और अगर यहाँ पे मैं इसको 0 लिख दूँ, एन इज इक्वल टू, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इसकी बन जाती है सिचुएशन। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिस विल बेसिकली डिक्टेट इनटू द फोरियर सीरीज, जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे इसके अंदर। अब लिखना आपने इसको फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, फोरियर सीरीज की जो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बेसिकली यूज़ की जाती है, एक्सप्रेशन यूज़ की जाती है, ये किसी भी मैथमेटिक्स की बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वी नॉट ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 ए ऑफ एन कॉस ऑफ एन ऑफ ओमेगा टी प्लस n इज इक्वल टू 1 ओमेगा साइन ऑफ n ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका जो है ना ये सिंपल बन जाता है। अब चूंकि ये तो आपके पास है ही नहीं ना, सॉरी बी एन
क्योंकि बी एन के तो सारे ज़ीरो हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आपके पास जो जो बचेगा बाकी एक्सप्रेशन फोरियर सीरीज, अब ये पूरी फोरियर सीरीज आ रही है आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की। तो ये आ जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास वी ऑफ ओमेगा टी, अब आपका जो आउटपुट था उसका जो बनेगा, क्या बनेगा, 2 VM/पाई। तो यहाँ पे आपके पास ए नॉट जो था वो 4 VM था, वो 2 से डिवाइड हो गया, ये बन गया। प्लस सॉरी माइनस, माइनस लगाएं, हमारे पास आएगा -4 VM/पाई, आगे cos ऑफ 2 ओमेगा टी/2 -1, ठीक हो गया भाई, प्लस cos ऑफ 4 ओमेगा टी/4 -1 प्लस cos ऑफ 6 ओमेगा टी/6 -1। ऐसे गोन हो, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हो गई, वो भी सारी डिस्कशन रुक गई जो हम कर रहे थे बड़ी अच्छी सी। ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा फाइंड आउट करना पड़ा। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ मैथमेटिक्स जो है ना वो यहीं तक ही है इसके अंदर। आप यानी अगर आप ये कर रहे हैं तो ये सिर्फ यहाँ तक ही चलेगी कि आपका हाफ वेव भी हो गया और फुल वेव भी हो गया। नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर इट अगेन, बस आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। तो फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का एक्सप्रेशन ये है, बस आप ख़त्म हो गया। अब आपको बार बार जाके ये करने की जरूरत नहीं है। अब ये फुल वेव में भी है और हाफ वेव में भी है, तो इसलिए अब अगर आपको ये यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर कोई इसमें मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, अब मैं आपको लिख देता हूँ इसका हाफ वेव। अब इसके बाद जो हमारे पास ये फुल वेव का आ गया, इसको हम हाफ वेव में रिप्लेस करेंगे। तो हाफ वेव के लिए क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा वो लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या आएगा, वी नॉट ऑफ ओमेगा टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास आएगा VM/पाई प्लस, अब ये अगर आप देखें ना तो ये ए नॉट जो है ये हाफ वेव के लिए, ये फुल वेव के लिए ए नॉट, ये क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा सामने ही बन जाता है सामने। अब क्या है इसका, वो जो हमारा ऑड पार्ट आया था वो आ गया VM/2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया ओमेगा नॉट टी हो जाता है ओमेगा टी, और -2 VM/पाई, यहाँ पे अगेन n = 2 4 6 यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/n² - 1, और इसके साथ क्या है cos ऑफ n ओमेगा नॉट। ये लेंगे, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड भी आ गया। मैंने सिर्फ किया है इसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल आपकी थी ना अगर आपने देखी हो, क्योंकि जब मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए किया था तो वहाँ पे मैंने जो एम्पलीट्यूड्स थे वो स्केल किए हुए थे 1/2 से, जो ओरिजिनल फार्मूला यूज़ किया था उसी में मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। अब मेरे पास ऊपर जो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आई हुई है, दिस इज फुल वेव, ये जो ऊपर ये फुल वेव है, और ये आपके पास हाफ वेव, दोनों मैंने एक ही साथ डिराइव किया। ठीक है, वरना अक्सर बंदा पढ़ता है तो वो घूमता ही रहता है कि चलिए फुल वेव की क्या होती है, हाफ वेव की क्या होती है। अगर आप सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज अच्छे तरीके से देख लें तो आपको पता लगेगा इसके अंदर सिर्फ ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ये अलग से आएगा फुल हाफ वेव के लिए। फुल वेव का ये होता है तो ये 2 से डिवाइड हो गया, ये आ गया। एक ये वाली टर्म जो है हाफ वेव में एक्स्ट्रा आती है, ये क्या है, ये इसका ऑड पार्ट है क्योंकि वहाँ ऑड है ही नहीं। प्लस ये वाली टर्म जो है ये सिर्फ इसका स्केल्ड फैक्टर है, ये 2 से डिवाइड हुई हुई, अदरवाइज सारी टर्म सेम जो उसके अंदर है वो यहाँ पर भी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फोरियर सीरीज़ है उसके अंदर ही आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज भी फाइंड आउट हो जाती है। सिर्फ इतना कर लेने से आप देखेंगे इतनी जो चीज़ एक्सपेंशन में हुई होती है भाई आप उसके लिए अलग निकालें और इसके लिए अलग निकालें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर की निकाल लें, उसके अंदर ही आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। तो ये देखें
कि हमने ये अभी सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर फाइंड आउट की, वो उसी के अंदर ऐड कर दी और बस अब दोनों हो गई, हमारी बात जो है वो ख़त्म हो गई। तो फोरियर सीरीज़ जब आपके पास आ जाती है ना, तो पूरी कैरेक्टराइजेशन आ जाती है नॉइज़ की। अच्छा, अब आप कहेंगे नॉइज़ कहाँ है भाई, इधर आप नज़र ही नहीं आ रही, तो बड़ी सिंपल है। अगर आपके पास रेक्टिफायर है ना, तो रेक्टिफायर में जो आपके पास डिज़ायरेबल सिग्नल है वो सिर्फ ये है, डीसी से। ये जो पहली टर्म आ रही है ना, ये आपका डिज़ायर, बस इससे ज़्यादा आपको डिज़ायरेबल नहीं है। बाकी ये सारी जो टर्म्स हैं जिसमें आ रही हैं, हाफ वेव में भी और फुल वेव में, ये जब सब नॉइज़ है, ये आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये टर्म्स चाहिए, ये डीसी टर्म्स है। इतना इजी हो जाता है आप। और क्योंकि मैं जैसे शुरू में भी बात करते हुए कहा था कि जो हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसकी जो आउटपुट्स में नॉइज़ आ रहा होता है वो हार्मोनिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे देखिए हार्मोनिक नेचर है, इधर आप देखें इसके अंदर ये वाला एक और पार्ट है, ये जो आपको फंडामेंटल है, ये आपकी जो है जो सप्लाई आ रही थी, देखिए ना साइनोसाइडल सप्लाई इधर भी कॉपी होगी, ये उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। बाकी आपके पास क्या है, और इवन पार्ट्स हैं, तो ये इसकी डबल है, ये इसकी फोर्थ टाइम है, ये इसकी 6 टाइम्स है, ये इधर सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, कैरेक्टराइज करना बहुत आसान। और जो होते हैं ना फूरियर कोफिशिएंट जो हमने निकाले, ए नॉट, ए एन और बी एन, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं। इधर से हमें पता लग जाता है कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये इसके साथ जो है स्केलिंग फैक्टर्स आ रहे हैं। आपको पता लग जाता है अच्छा इसका स्केलिंग फैक्टर ये है। और इसमें आसानी समझने की ये है कि जो पहली दो एक दो टर्म्स आती है ना वही बड़ी मैग्नीट्यूड्स रखती होती हैं, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फिर ये बहुत ही वैल्यूज़ कम होती चली जाती है। वैल्यू से स्केल हो के ना बहुत कम हो जाती है। तो सिर्फ पहले दो दो फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे नॉर्मली, अदरवाइज़ आपको इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा समझें कि तकरीबन हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ना, ख़ास तौर पे विद रेजिस्टिव लोड जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें हमने तमाम जो चीज़ें थी कर ली। अभी नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एम्पलीफाई करती है या बढ़ाती समझने में हमें मदद देती है। ठीक है जी, चलें अभी इसको देखते हैं।